हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उरूज फातिमा और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेम। जैसे कि आपके एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिसके लिए हम लेकर आए हैं थर्ड सेम की फुल बुक रिवीजन सीरीज। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का फुल बुक रिवीजन, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। तो ये है हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बुक। ये सेकेंड एडिशन है, रिवाइज एडिशन है। तो आप इसका जो परचेजिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे फार्मेसी का जो यूट्यूब चैनल है जिसमें हमने डिटेल लेक्चर्स भी दिए हैं एज वेल एज जितने भी फुल बुक रिविजन्स हैं, तो ये आपको यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल का एक्सेस मिल जाएगा। फिर जितनी भी अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है बुक, ई बुक्स जितनी भी हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हमारे ठाकुर पब्लिकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और ये जो बुक है हमारी कंप्लीटली पीसीआई के सिलेबस पे बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फुल बुक रिवीजन से। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है ये पार्ट है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का, जिसमें हम दो टाइप जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो हम पढ़ते हैं। पहला जो कि है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड दूसरा उसमें आता है फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यानी कि जब भी फ्लूइड मोशन में होता है यानी कि मूव कर रहा होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। अब जो फ्लूइड फ्लो होता है वो दो तरीके का होता है, लैमिनर और विस्कस फ्लो। लैमिनर फ्लो में क्या होता है, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो एक लैमिनर यानी कि एक लेयर में फ्लो करते हैं, जिसमें क्या होता है एक लेयर जो होती है फ्लूइड पार्टिकल्स की वो एक दूसरे जो लेयर होती है पार्टिकल्स की उस पर वो रोल ओवर होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो जो इसमें हम पढ़ते हैं वो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, तो जो टर्बुलेंट फ्लो है इसमें एक स्टेडी करंट फॉर्म होता है फ्लूइड का। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें एक स्टेडी या फिर एक एडी करंट फॉर्म जो हो। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, ये बहुत डिफरेंट होता है लैमिनर फ्लो से। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड का फ्लो है वो टर्बुलेंट होता है, इसमें स्टेडी करंट या जो एडी करंट होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है एक सर्टेन वेलोसिटी की वजह से। इस सर्टेन वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, जो कि फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो उसी डिस्टर्ब मूवमेंट में ही आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये आपका लैमिनर फ्लो है, इसमें जो फ्लूइड फ्लो है वो पैरेलल होता है, स्मूथ से होता है। और ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है, यानी कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो चेंज ओवर होता है फ्लूइड का जो फ्लो है, जैसे ही वो विस्कस से टर्बुलेंट में चेंज होता है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो होती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एट विच विस्कस फ्लो चेंजेस इनटू अ टर्बुलेंट फ्लो। तो अब फ्लूइड डायनामिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। तो चलिए देखते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डिमेंशनलेस नंबर, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई भी डिमेंशन नहीं होती है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो टर्बुलेंट है या फिर लैमिनर। तो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू द विस्कस फोर्सेस। तो अब हम देखते हैं रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू रेनॉल्ड्स नंबर को समझते हैं। तो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट जो है इसमें एक ग्लास वाटर टैंक होता है और एक टाइनी टैंक होता है जो कि डाई या फिर कलर्ड लिक्विड से फिल्ड होता है। उसके अलावा इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक रेगुलेटिंग वॉल्व होती है एक एंड पे। तो जो वॉल्व जो है आपकी ये एक रेगुलेटिंग वॉल्व है, जिससे कि हम फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो फ्लो की वेलोसिटी है वो हम चेंज कर सकते हैं। और जो वाटर है एक ट्यूब के थ्रू, ये जो ग्लास ट्यूब यहाँ पे दिया गया है, वाटर जो है इसके थ्रू फ्लो करता है, पास होता है। और ये जो ग्लास ट्यूब है इसको एक लिक्विड डाई से फिल कर दिया जाता है, और जिसका जो वेट है वो वाटर के जितना ही होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो एक हमें इक्वेशन देता है, जो कि होता है आर ई इज इक्वल टू रो इंटू वी डी इंटू डी डिवाइडेड बाय म्यू। तो जहाँ पे आर ई इंडिकेट करता है रेनॉल्ड्स नंबर, रो जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, वी जो होता है इंडिकेट करता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डी इंडिकेट करता है डायमीटर ऑफ द पाइप, और म्यू इंडिकेट करता है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसकी यूनिट है केजी पर मीटर सेकेंड। अब ये जो ऊपर हमने बात कही थी कि डिमेंशन लेस होता है, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम
इसके सारी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे वो आपके फॉर्मूला में दिया है, तो सारी यूनिट्स जो है वो क्रॉस हो जाती हैं। इसकी वजह से जो उसके तो जितनी भी यूनिट्स है वो उसकी कैंसिल आउट हो जाती हैं। दस इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो डिमेंशन लेस है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर का। तो सबसे स्पेशल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसको हम यूज कर सकते हैं क्या बताने के लिए, नेचर ऑफ फ्लो बताने के लिए कि वो टर्बुलेंट है या फिर लैमिनर। जैसे कि स्टेबल में अगर हम देखें तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है अगर हमारा लेस देन 2000 है, ये इंडिकेट करता है कि जो फ्लो है वो लैमिनर है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 4000 के बीच में है तो ये इंडिकेट करता है कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो चेंज हो रहा है किसमें, लैमिनर से टर्बुलेंट में। और अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 4000 एंड अबव है तो ये इंडिकेट करता है कि जो फ्लूइड फ्लो है वो टर्बुलेंट। तो दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो टाइप ऑफ फ्लो होता है वो या तो विस्कस होता है या तो टर्बुलेंट होता है। इसके अलावा ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को भी डिटरमाइन करता है इन द लिक्विड्स। उसके अलावा ये क्या बताता है कि सेडिमेंटेशन और सेटलिंग रेट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्टोक्स लॉ व्हिच रेगुलेट्स द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस और इमल्शन। यानी कि ये जो है हमें किसी न किसी तरीके से जो हमारे सस्पेंशंस होते हैं उनकी फिजिकल स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है या फिर मेंटेन करता है। तो नेक्स्ट हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ते हैं, वो है बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि हम बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में ताकि हम फ्लूइड की स्टडी जो मूवमेंट के टाइम पे जो फ्लूइड का जो मोशन होता है उसको हम स्टडी कर सके। तो बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और ये क्या बताता है कि स्टेडी स्टेट पे जो आइडियल फ्लो होता है किसी भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स का, वो होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, जिसमें क्या क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डाटम एनर्जी। डाटम एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं ये फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होती हैं या फिर कंटेंट रहती हैं और ये चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर एनर्जी की बात करें तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, UA²/2G। यहाँ जहाँ पे ये जो U है ये होता है वेलोसिटी एट पॉइंट A, G आपका होता है ग्रेविटी। और अगर यहाँ पे हम प्रेशर एनर्जी की बात करें तो ये होता है PA/ρA जी। तो यहाँ पे जो PA होता है वो होता है प्रेशर एट पॉइंट A, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और ρA जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन एंड पोजीशन। यानी एक सर्टेन पोजीशन पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम डिनोट करते हैं XA से। उसके बाद इसमें आता है काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी कि मूवमेंट के टाइम पे जो भी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एट पॉइंट A क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है लिक्विड की मोशन में उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, UA मीटर पर सेकेंड से। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी U2² A/2G। तो यहाँ पे U आपकी होगी वेलोसिटी एट पॉइंट A, ये G हो गया आपका ग्रेविटी। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो इट विल बी प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम पॉइंट A पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो कितनी आएगी, PA/G ρA प्लस XA प्लस UA²/2G। तो अगर हम बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो जो टोटल एनर्जी है वो होती है एट पॉइंट A क्या होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है, यानी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। और जब भी 1 किलोग्राम लिक्विड जो है पॉइंट A पे एंटर करेगा तो दूसरा किलोग्राम ऑफ लिक्विड क्या करेगा, पॉइंट B से लीव कर जाएगा, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, यानी उसका इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि जो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड पॉइंट B पे डिस्प्लेस हुआ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट B क्या होगी, PB डिवाइडेड बाय G ρB प्लस XB प्लस UB²/2G इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे XB क्या होगा, हाइट ऑफ द डाटम ऑफ द पाइप, जिसमें क्या होगा, जो कि होगा मीटर में, UB होगा वेलोसिटी एट पॉइंट B, PB विल बी द प्रेशर एट पॉइंट B एंड ρB विल बी द डेंसिटी एट पॉइंट B विच विल बी इन kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी गेन या फिर लॉस नहीं होगा पॉइंट A और B पे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, इनपुट विल बी इक्वल टू
आउटपुट। तो अब अगर हम यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग के प्रोसेस में बर्नौलीज थ्योरम हेल्प करता है इन द डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन, उनको हम एटमाइज करते हैं इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, यानी इनका एटमाइजेशन कर देते हैं, जिसमें जो लिक्विड्स मतलब जो फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस होते हैं या फिर सस्पेंशन होते हैं वो फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसका है वो है फ्लूइड ट्रांसफर। तो बर्नौलीज थ्योरम हेल्प करता है इन सिस्टम्स के डिजाइनिंग में, कैसे, जिसमें जो लिक्विड्स या फिर गैसेस होती हैं उनको पाइप्स या ट्यूबिंग के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें क्या करता है, जो सॉलिड्स होते हैं वो एफिशिएंटली सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड्स या फिर गैसेस से ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर्स अक्रॉस द फिल्टर मेम्ब्रेन्स, यानी कि फिल्टर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी डिफरेंशियल प्रेशर होता है उस पे बेस्ड क्या करता है, सॉलिड्स में से जो भी लिक्विड्स और गैसेस है उसको ये सेपरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या करता है, इसमें सर्टेन इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम मिक्सिंग या फिर होमोजेनाइजेशन करते हैं किसका, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस का एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए, चाहे वो सॉल्यूशंस हो या फिर वो सस्पेंशंस हो। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर जो एक्सिपिएंट्स हैं वो किसी भी प्रेपरेशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनमें से एक हमको यूनिफॉर्म प्रोडक्ट जो है वो मिल सके। नेक्स्ट इसमें आता है कोटिंग ऑपरेशन। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या करता है, ये डायनेमिक्स डिटरमाइन करता है ऑफ द एयर फ्लो इनसाइड द कोटिंग मशीन। तो जो कोटिंग ऑपरेशंस के टाइम पे जो भी कोटिंग मशीन्स यूज होती हैं, तो इसमें बर्नौलीज थ्योरम क्या करता है कि एयर फ्लो किस तरीके का है किसी भी कोटिंग मशीन के अंदर, उसको ये डिटरमाइन करता है ताकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है कोटिंग का ये उसको ऑप्टिमाइज कर सके और एफिशिएंट बना सके। तो ये हो गई ये सारी आपके एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एनर्जी लॉसेस। तो एनर्जी लॉस जो है वो हमारा बेसिकली 4 तरीके से हो सकता है, फ्रिक्शन लॉस, लॉसेस इन फिटिंग, एनलार्जमेंट लॉस और कंस्ट्रक्शन लॉस। तो हम देखते हैं फ्रिक्शन लॉस कैसे होता है। तो जो फ्रिक्शन लॉस है, तो जैसे कि हमको पता है कि जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो या तो टर्बुलेंट होता है या फिर विस्कस होता है, यानी कि लैमिनर होता है। तो क्या होता है, जब भी प्रैक्टिस के टाइम पे क्या होता है कि विस्कस फ्लो को बहुत ही रेयरली हैंडल किया जाता है। तो जो फ्रिक्शन लॉस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं विच इज द हेगन-पोसेल इक्वेशन, विच इज del P is equal to which is del P is equal to 32L U mu divided by D स्क्वायर, जहां पे del P जो है वो प्रेशर ड्रॉप है ड्यू टू फ्रिक्शन, L will be the length of the pipe, mu is the viscosity of the fluid, U is the fluid velocity and D will be the pipe diameter। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लूजेस एंड फिटिंग्स की। तो एक स्ट्रेट पाइप के लिए फैनिंग इक्वेशन का यूज किया जाता है, लेकिन जब क्या होता है कि जो लिक्विड फ्लो है डिफरेंट टाइप ऑफ फिटिंग की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, या फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से एडिशनल एनर्जी लॉस होता है। अलग अलग तरीके की फिटिंग की वजह से जो अलग अलग तरीके का लॉस होता है वो डिफिकल्ट होता है, वो मतलब स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है कि जो एनर्जी लॉस है उस पॉइंट पे वो किस वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है एनलार्जमेंट लॉसेस। तो अगर पाइप या कोई भी ट्यूबिंग अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीज कर रहे हैं या फिर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जब फ्लूइड अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है उस चेंज के अकॉर्डिंग बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तब उस केस में क्या होता है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर सडन चेंज यानी कि सडन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप और द ट्यूबिंग, तो उस केस में क्या होता है, एनलार्जमेंट लॉस होता है। तो ऑन सडन एनलार्जमेंट विद टर्बुलेंट फ्लो द लॉस ऑफ, मतलब अगर टर्बुलेंट फ्लो में सडन एनलार्जमेंट होता है किसी भी पाइप का, तो लॉस ऑफ एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच ई विल इक्वल टू U1 minus U2 whole square divided by 2G, जहां पे जो HE है it will be the loss in head due to the enlargement, and U1 and U2 क्या होगा, velocity in smaller and larger cross section areas respectively, यानी कि cross section area जब कम है तो उसकी velocity will be U1 और cross section area जब बढ़ जाएगा तो उसकी velocity will be U2। अब हम बात करते हैं contraction loss की। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी पाइप या ट्यूबिंग का कम कर दिया जाता है तब भी लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डेल्टा एच सी
इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, जहाँ पे जो u2 है विल बी द वेलोसिटी इन द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, इसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड, k will be the constant and delta hc will be the loss in head due to sudden contraction। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक से, जो कि है साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन जैसे कि हम सबको पता है, किसी भी पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करके फाइन बनाने के लिए या स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम साइज रिडक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को समटाइम्स हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन एंड ग्राइंडिंग। और जो मिलिंग होता है, इट इज द प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, पार्टिकल साइज जो होता है सॉलिड सब्सटेंस का, उसको डिक्रीज कर दिया जाता है इनटू कोर्स और पाउडर्ड स्टेट बाय एम्प्लॉइंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को यूज करके किसी भी लार्जर सॉलिड पार्टिकल को अगर हम कोर्स या फिर पाउडर्ड पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मिलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है साइज रिडक्शन का। तो अब जितने भी टॉपिक्स में स्टार्ट करूंगी उसमें मेनली आपके इक्विपमेंट की बात हुई, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जितने टॉपिक्स हैं आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और इसके लिए आप एक कॉपी और एक नोटबुक जरूर लेकर इसके आप नोट्स भी साथ साथ भी बना सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन से। इसमें बेसिकली 4 मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है साइज रिडक्शन। पहला कटिंग, दूसरा कंप्रेशन, देन इम्पैक्ट, देन लास्ट इसमें आता है एट्रेशन। तो कटिंग में हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको किसी भी ब्लेड के हेल्प से हम उसको कट करते हैं इन फाइन शार्पनेस, ताकि उसका साइज रिड्यूस हो जाए, और इसके लिए हम कटर मिल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसमें आता है कंप्रेशन। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है जिसका हमको साइज रिड्यूस करना होता है, उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, इसके लिए हम रोलर मिल का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको स्टेशनरी रखा जाता है, यानी कि कांस्टेंट एक जगह पे रखा जाता है, और उसके ऊपर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कराया जाता है जो कि हाई स्पीड में होता है, ताकि साइज रिडक्शन हो सके। तो इसके लिए हम हैमर मिल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है एट्रेशन। इस मेथड में क्या करते हैं, जो बोथ सर्फेसेस जो होते हैं उसको मूव कराया जाता है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसका हमको साइज रिड्यूस करना है, प्लस जो मशीन जिसके हेल्प से हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों ही चीजों को साथ ही साथ मूव कराया जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, शेयर फोर्स प्रोड्यूस होता है, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, पार्टिकल के जो साइज है उसको वो कम कर देता है। इसके लिए हम बॉल मिल या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ मिल्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पहली जो मिल है वो है हैमर मिल। तो हैमर मिल जो होता है ये एक तरीके का क्रशर होता है, जिसको हम ग्राइंडिंग या फिर पल्वराइजेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, आपका पार्टिकल साइज को रिड्यूस करता है। तो अब हम इसके प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्शन, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल को स्टेशनरी रखा जाता है, यानी कि कांस्टेंट एक जगह पे रखा जाता है, और उस पर शेयर फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से, जिससे उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है पार्टिकल्स का। तो इसका हम तो अब हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन, यानी कि कैसे ये बिल्डअप होता है। तो इसमें ये या तो हॉरिजॉन्टल होता है या फिर वर्टिकल शाफ्ट टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, हैमर्स होते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट सरफेस है वो हाइस्टेलाइट या फिर कार्बोलॉय का बना हुआ होता है, जो कि एक अब्रेसिव रेसिस्टेंट मटेरियल है। उसके बाद जो हैमर्स होते हैं वो बहुत सारे शेप्स के होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो स्टिरअप और बार शेप्ड होते हैं। फिर उसके बाद जो हैमर है उसके जो पार्ट्स हैं वो एक चैम्बर से अटैच होते हैं, जिनकी जो स्क्रीन होती है वो रिमूवेबल होती है, और उसमें एक ग्रिड भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो क्रश जो भी मटेरियल्स ऑब्टेन होते हैं वो उससे पास कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्क्रीन है ये परफोरेटेड मेटल शीट या फिर उसके बाद ये जो स्क्रीन होती है ये परफोरेटेड मेटल स्टील की बनी हुई होती है। तो ये रहा इसका फिगर, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मिलिंग चैम्बर होता है। उसके बाद इसमें ये शाफ्ट प्रोवाइडेड होता है, ये आपके हैमर्स हैं। यहाँ से ये जो स्क्रीन है यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होता है और रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है, और ये जो हॉपर है इसके अंदर फीड जो है वो फिल करी जाती है। फिर ये मटेरियल यहाँ से एंटर करता है, ये सारे हैमर्स दिए हुए हैं, यहाँ से पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है, और ये जो स्क्रीन दी हुई है यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो यही आपकी जो है इसकी वर्किंग है, और इसको जो है मेनली यूज किया जाता है वेट और ड्राई ग्रैनुलेशन टेक्निक में। उसके अलावा इसको यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स को ग्राइंड करने में, और इसके अलावा इसको यूज किया जाता है बार्क, लीव्स और रूट्स का पाउडर बनाने में।
जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या फिर एपीआईज की मिलिंग में या इनके साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मिल जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है बॉल मिल। तो ये एक तरीके का ग्राइंडर है जो कि एम्प्लॉय किसमें किया जाता है, यानी कि कहाँ यूज किया जाता है, इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंसेस इनटू सुपर फाइन पाउडर्स, यानी कि बहुत ज्यादा फाइन पाउडर्स को बनाने के लिए हम इस मिल का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड इटरेशन, यानी कि जो दो मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन की विच इज इम्पैक्ट एंड इटरेशन, उन दोनों ही प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसमें एक हॉलो सिलेंडर प्रेजेंट होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है और जिसमें क्रोमियम लाइनिंग होती है, यानी कि क्रोमियम से वो कवर्ड होता है। एक मेटालिक फ्रेम होता है जो कि हॉलो सिलेंडर से अटैच होता है इस तरीके से ताकि वो जो मिल है वो आपका अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे रोटेट कर सके। उसके बाद ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके अंदर स्टील बॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लगभग इसका 30 to 50% वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। अब हम बात करते हैं बॉल्स की, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें स्टील बॉल्स होती हैं। तो जो स्टील बॉल्स है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉल्स की जो इसमें प्रेजेंट होती हैं पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए। तो ये जो बॉल्स हैं मेटल की बनी हुई होती हैं और क्रोमियम से कोटेड होती हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, इसको रबर या फिर पोर्सिलिन से भी लाइन किया जाता है, यानी कि कवर किया जाता है। इनका वेट हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है और इनका जो साइज है वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द मिल पे, यानी कि मिल के साइज के अकॉर्डिंग इन बॉल्स का साइज रखा जाता है। अब हम इसके फिगर देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इसमें एक हॉलो मेटल सिलेंडर होता है। इसके अंदर ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्टील बॉल्स होती हैं और ये है आपके पार्टिकल जिनका हमको साइज रिड्यूस करना होता है। एक ये फीड मटेरियल है आपका, ये है आपकी स्टील बॉल जिनकी हेल्प से हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं। ये जो है यहाँ पे लिड प्रेजेंट है और ये यहाँ पे इसके हेल्प से क्या होता है, जो आपका ये पूरी असेंबली है ये अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे एक जगह पे रोटेट करती रहती है और पार्टिकल साइज रिड्यूस होता रहता है। अब एक बार हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड बॉल मिल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड अगर इसकी बहुत ज्यादा कम रहेगी तो बॉल्स क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी या फिर रोल ओवर कर जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत कम पार्टिकल रिड्यूस होगा या फिर होगा ही नहीं, बिल्कुल भी पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा हाई स्पीड होगी तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि जो मिल है वो जो आपके पार्टिकल्स हैं उसको बाहर की तरफ फेंक देगी, उसका साइज रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसकी करेक्ट स्पीड जो होती है वो कैस्केडिंग। तो ये मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाऊंगी कि कैस्केडिंग में क्या होगा। ये पार्टिकल जब इस तरीके से रोल करेंगे तो आप जो साइज रिडक्शन है वो ज्यादा एफिशिएंटली होगा। तो लो स्पीड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर ही रोल करते रहेंगे, उसमें साइज रिड्यूस नहीं होगा या तो बिल्कुल भी या फिर बहुत ही कम होगा। और हाई स्पीड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो अराउंड जो उसका पेरिफेरी है उसके अराउंड वो रोटेट करने लग जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा। अगर हम इस स्पीड पे कैस्केडिंग स्पीड पे इसको रोटेट करेंगे तभी ऑप्टिमम साइज रिडक्शन होगा। तो बॉल मिल जो है इसको हम रीग्राइंडिंग के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि अगर ऑप्टिमम साइज रिडक्शन नहीं हुआ होता है देन उस केस में हम इसको रीग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो ओर्स या फिर जो अदर मटेरियल है इसको ग्राइंड करने में हेल्प कर सकता है बाय द वेट प्रोसेस और द ड्राई प्रोसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं ताकि हम यूनिफॉर्म प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके जो कि हाई क्वालिटी का हो। तो साइज सेपरेशन जिसको हम सीविंग, स्क्रीनिंग, सिफ्टिंग या फिर क्लासिफाइंग भी कहते हैं, ये एक ऑपरेशन यूनिट ऑपरेशन है। और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू सेपरेट और कैटेगराइज द पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स लाइक डेंसिटी, शेप एंड साइज, यानी कि पार्टिकल्स के शेप के अकॉर्डिंग, उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग और उनके साइज के अकॉर्डिंग जब भी हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइज सेपरेशन। तो इसमें इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो आपके पूछा जाता है वो है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर। तो जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर है वो मेनली 5 तरीके का होता है, जिसमें आता है कोर्स पाउडर, दूसरा इसमें आता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तीसरा इसमें आता है मॉडरेटली फाइन पाउडर, चौथा इसमें आता है फाइन पाउडर एंड देन लास्ट इसमें आता है वेरी फाइन पाउडर। तो ये जो 5 ग्रेड्स हैं इसका ये जो टेबल है आप जरूर से लर्न कर लीजिएगा। इसका आप यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको अच्छे से पढ़ने के लिए, और ये आप एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। तो अब हम इस टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्विपमेंट जो भी हम यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इक्विपमेंट जिसमें यूज किया जाता है वो है सीव शेकर। तो सीविंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो वो पाउडर जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा है
या जिसका पार्टिकल साइज हमको डिटरमाइन करना है, उसको एक नेस्ट के तरीके से सीव्स लगी हुई थी, एक स्टैक के तरीके से लगी हुई होती है, जिसमें हम पूरा का पूरा जो पूरा सब्सटेंस है, जो मटेरियल है जिसका हमको साइज सेपरेशन करना है, वो उसमें प्लेस कर दिया जाता है और सीव्स के हेल्प से जो भी यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो एक एक सीव में वो कलेक्ट होते जाते हैं। तो इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो सीव शेकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पाउडर ड्रग सेपरेशन बेस्ड ऑन इट्स पार्टिकल साइज, यानी कि मैंने जैसे कि भी आपको बताया, जो अलग अलग पार्टिकल साइज है उसके अकॉर्डिंग हर एक सीव में जो आपका पार्टिकल्स हैं वो कलेक्ट होते जाते हैं। तो ये है इसका apparatus। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं लाइन से यहाँ पे सीव्स लगी हुई हैं, ये लिड है, यहाँ से हम जो है फीड करते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका हमको साइज सेपरेशन करना होता है वो यहाँ पे हम फिल करते हैं। तो जो कोरेस्ट सीव होती है वो सबसे टॉप पे रखी जाती है और जो फाइनेस्ट सीव यानी कि सबसे महीन दानों की जो सीव होती है वो सबसे लास्ट में प्लेस की जाती है। ये इसका मशीन है, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे एक इंडिकेटर बल्ब है और यहाँ पे टाइमर सेट कर देते हैं। तो इस मशीन में क्या करते हैं, एक टाइमर सेट कर देते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं जब इस मशीन को, तो उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है ये मशीन तब तक वर्क करती रहती है और इसमें पार्टिकल साइज सेपरेशन होता रहता है। फिर नेक्स्ट जो इसमें इक्विपमेंट पूछा जाता है वो है साइक्लोन सेपरेटर। तो साइक्लोन सेपरेटर जो है ये यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर from air, gas or water steam with the help of vortex rather than the filters, which is known as the cyclone separator or cyclone separation। तो cyclone separator क्या करता है, एयर, गैस या वाटर स्ट्रीम में से जो भी पर्टिकुलेट या फिर कंटामिनेंट्स होते हैं या फिर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के ही प्रोसीजर को हम कहते हैं साइक्लोनिक सेपरेशन, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर जो होता है वो टोटली बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है और अपना जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, उसी फिनोमेना को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो साइक्लोन सेपरेटर है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। तो ये है एक साइक्लोन सेपरेटर, इसमें एक टैंजेंशियल इनलेट दिया जाता है, यहाँ से हम पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इक्विपमेंट में। उसके बाद यहाँ पे एक फ्लूइड आउटलेट दिया हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पे वाटर स्ट्रीम या फिर एयर या गैस जिसका भी हमको साइज सेपरेशन करना है जिसमें से पर्टिकुलेट मैटर का, उसको हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू इस मोशन में रोल आउट होके क्या करता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं पर्टिकुलेट मैटर वो यहाँ आके आपका इस स्क्रीन पे डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद ये इस मोशन में ट्विर्ल करते हुए इस फ्लूइड आउटलेट से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो जो भी यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट होते हैं, जो भी पर्टिकुलेट मैटर रिमूव होता है, वो यहाँ से ये सॉलिड आउटलेट यहाँ पे दिया जाता है, जो कि इस स्क्रीन के थ्रू जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं इस आउटलेट से निकल जाते हैं, और जो फ्लूइड जितना भी फ्लूइड पार्ट है वो आपका यहाँ पे जो आउटलेट दिया हुआ है उसके हेल्प से रिमूव हो जाता है। तो फिगर बी जो है इसमें भी आपका वही सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से जो है जो भी पर्टिकुलेट मैटर है वो किसी भी एयर, गैस या फिर वाटर स्ट्रीम से वो सेपरेट हो जाता है। और जितने भी फिगर्स जिससे मैं आपको समझा रही हूँ, इनकी भी जितने भी डायग्राम्स, इसकी प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। इसमें डायग्राम्स भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद द लेबलिंग एंड द प्रॉपर डायग्राम। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो है वो भी एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट ट्रांसफर इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट जो होती है ये एक तरीके की एनर्जी है जिसको हम जूल्स में मेजर करते हैं, और जो फ्यूल्स होते हैं उसी में हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जो हीट ट्रांसफर है ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द हॉट एरिया टू द कोल्ड एरिया, यानी किसी भी हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो हीट होती है हमेशा हाई टेम्परेचर ऑफ पॉइंट से लो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट की तरफ माइग्रेट करती है। तो हीट ट्रांसफर जो है बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज किया जाता है, जैसे कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिक्विड, सॉलिड और एयर, रेफ्रिजरेशन, इवेपोरेशन, ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। तो ये जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं इसमें हीट ट्रांसफर वाइडली अप्लाई
किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म की। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर जो है 3 मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहला जो इसमें मैकेनिज्म है वो है कंडक्शन। तो ये जो होता है सबसे एफिशिएंट मेथड होता है हीट ट्रांसफर का। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, हीट ट्रांसफर इसमें कैसे होता है, जो एटम्स या फिर पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंटम से विदाउट मिक्सिंग, यानी कि वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं, स्टिल इसमें जो है हीट ट्रांसफर होता है, यानी कि इसमें कोई भी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है सच। सेकेंड मैकेनिज्म जो है इसका वो है कन्वेक्शन। तो इस ये जो मोड होता है हीट ट्रांसफर का, इसमें क्या होता है, जो वार्मर पार्ट्स होते हैं वो कूलर पार्ट से जाकर के मिक्स हो जाते हैं और हीट ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट मेथड जो है मैकेनिज्म जो है वो इसमें आता है रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। तो इसका जो गुड एग्जांपल की अगर हम बात करें वो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब ये जो 3 फिनोमेना है वो मैं आपको एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो ये एक पॉट है, इसमें मान लीजिए बॉइलिंग वाटर है जो कि कैसे हीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द फायर। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल इसको जाके होल्ड करता है तो यहाँ बिना किसी मिक्सिंग के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द हैंडल। फिर अगर हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, तो ये जो जार है इसके अंदर बॉटम में हमेशा वार्मर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि इस पे जो है हीट डायरेक्टली लग रही है, और ऊपर जो है वो कोल्डर पार्टिकल्स होंगे, कूलर पार्टिकल्स होंगे क्योंकि उसमें हीट वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो कन्वेक्शन में क्या होगा, ये जो वार्मर पार्टिकल्स है ये आपके ऊपर पहुंच जाएंगे और यहाँ आके सेटल हो जाएंगे, और ये जो कूलर पार्टिकल्स है ये नीचे हो जाएंगे। अगेन क्या करेगा, ये जो कूलर पार्टिकल्स हैं इस हीट की वजह से वो वार्म अप हो जाएंगे और ये वापस जो है अपर लेयर पे पहुंच जाएंगे। इस लेयर के पार्टिकल्स जो कूलर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम लेयर में आके अगेन पहुंच जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक आपका पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो हीट अप नहीं हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कैसे होता है, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं फायर से, तो इसी से ही हीट ट्रांसफर होता है जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हीट ट्रांसफर, जैसे कि यहाँ से हीट वेव्स निकल रही हैं तो ये आपका डायरेक्ट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है। कंडक्शन से कैसे हीट ट्रांसफर होगा, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी मान लीजिए लकड़ी से इसको टच करने की कोशिश कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम कंडक्शन कहेंगे। उसके बाद कन्वेक्शन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक माइग्रेट करती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे से किसी इंडिविजुअल के हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हैं और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वहां पे वो वार्मर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये जो है यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द वार्मर पार्ट टू द कूलर पार्ट। फिर अब रेडिएशन से कैसे, जो हीट से डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उससे ही आपका रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है। तो अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन की। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज इन अ बॉडी बाय द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि उस एरिया में जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मोमेंटम की वजह से जो भी हीट ट्रांसफर होता है उसी को हम कहते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है वो है फूरियर्स लॉ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से जो कि है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड एटम्स और मॉलिक्यूल्स वेपराइज, यानी कि जो लिक्विड एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं they convert into gaseous phase after getting sufficient energy by boiling process. So the term evaporation refers to slow vaporization of liquid or the reverse of condensation, यानी कि कंडेंसेशन जो है उस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स है वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो इसमें एक टॉपिक जो आपका कई बार पूछा जाता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है सरफेस एरिया। तो क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि सरफेस पे अकर होता है, तो इवेपोरेशन रेट जो है वो सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होगा, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उसको मिलेगा उतना ज्यादा जो है इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इसमें आता है टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती है। दस फर्दर क्या होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाता है।
नेक्स्ट इसमें आता है ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन रेट जो है वो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। फिर इसमें आता है स्पीड ऑफ विंड। तो इवेपोरेशन रेट जो है विंड के इंक्रीज के साथ वो भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ साथ उड़ जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है। देन इसमें आता है नेचर ऑफ लिक्विड। तो वो लिक्विड जो कि जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है इसको हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो जो वॉलेटिलिटी होती है किसी भी लिक्विड की वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी लिक्विड का, उसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि उस केस में क्या होगा, उतना ही ज्यादा उसका इवेपोरेशन रेट भी होगा। नेक्स्ट इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो इवेपोरेशन रेट जो है बॉइलिंग पॉइंट के साथ जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि इवेपोरेशन। नेक्स्ट इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो इवेपोरेशन रेट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही घटता है वैसे ही इवेपोरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम मर्करी का एग्जाम्पल लें तो मर्करी जो है बहुत ही स्लोली इवेपोरेट होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है मर्करी बहुत धीरे धीरे करके इवेपोरेट। नेक्स्ट इसमें आता है वेपर प्रेशर। तो इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं हाई वेपर प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट इसमें आता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इवेपोरेशन रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेंसिटी। जैसे जैसे किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जो है अगर वो बढ़ती जाएगी तो इवेपोरेशन वहां पे रेट जो है वहां पे घटता जाएगा। अगर हम हनी के एग्जांपल लें तो हनी जो है उसका इवेपोरेशन रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है क्योंकि वो इट इज मोर डेंस देन वाटर। फिर विच हैज अ लोअर इवेपोरेशन रेट देन अल्कोहल, यानी कि वाटर का जो इवेपोरेशन रेट है वो अल्कोहल से ज्यादा होगा क्योंकि वाटर अल्कोहल से ज्यादा डेंस है। नेक्स्ट इसमें आता है मॉइस्चर कंटेंट। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ साथ डिक्रीज होता है, यानी कि अगर हमें इवेपोरेशन रेट बढ़ाना है तो हम अगर मॉइस्चर कंटेंट को कम कर दें तो इवेपोरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। तो ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को गैस में ट्रांसफॉर्म करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, यानी कि हीट के हेल्प से। जब भी हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, गैस या वेपर को ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग टू लिक्विड, यानी कि इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली अकर होता है। और इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है, यानी कि सरफेस पे अकर होता है, और डिस्टिलेशन प्रोसेस सिर्फ सरफेस पे अकर नहीं होता है। उसके बाद इवेपोरेशन में लिक्विड जो है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम भी है तब भी वो वेपराइज हो जाता है, और डिस्टिलेशन में कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच के ही वेपराइज होता है। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है और डिस्टिलेशन जो है ये एक रैपिड प्रोसेस है। इवेपोरेशन एक सेपरेशन टेक्निक नहीं है, लेकिन डिस्टिलेशन जो है वो एक सेपरेशन टेक्निक है। तो हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो इवेपोरेशन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। तो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर जो होता है ये एक वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर होता है जो एक शेल और ट्यूब एक्सचेंजर की तरह काम करता है, और इसको कभी कभार राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो वेपर का वो अपर डायरेक्शन में होता है। तो चलिए अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो जो ड्राइविंग फोर्स है राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर के लिए वो ये होता है कि जो लिक्विड और वेपर होते हैं वो साथ ही साथ अपवर्ड डायरेक्शन में पैरेलली मूव करते हैं ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस, यानी कि लिक्विड और वेपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में पैरेलली एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे ये जो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है ये काम करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, ये क्या क्या इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट प्रेजेंट है। तो इसमें जो है एक हीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है जिसमें साथ साथ स्टीम जैकेटेड ट्यूब दिए होते हैं जो कि लॉन्ग और नैरो होते हैं, एंड दीज आर हेल्ड बिटवीन टू प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में ये अटैच होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द। फिर उसके बाद जो वेपर हेड होता है उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टर, मैं अभी आपको ये फिगर पे भी अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर या फिर एक एंट्रेनमेंट सेपरेटर भी दिया होता है। उसके बाद जो इवेपोरेटर होता है उसमें एक इनलेट दिया होता है स्टीम के लिए, और दो आउटलेट होती हैं वेंट के लिए, और एक यहाँ पे कंडेंसेट भी दिया होता है। उसके बाद जो फीड इनलेट है और जो प्रोडक्ट आउटलेट है ये दोनों ही आपका कहाँ दिया होता है, एट द बॉटम ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट। तो चलिए ये जो कंस्ट्रक्शन है हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो ये है आपका स्टीम इनलेट, यहाँ पे दो आउटलेट
तो यहाँ पे दो आउटलेट है, एक वेंट और एक कंडेंसेट। यहाँ पे फीड यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं और कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से रिसीव होता है। यहाँ पे एक साइक्लोन सेपरेटर प्रोवाइडेड होता है जहाँ से वेपर जो है आपका बाहर निकल जाता है। ये जो मैंने असेंबली दी थी, इसके टॉप पे जो वेपर हेड है ये आपका वेपर हेड है। यहीं पे मैंने अभी आपको बताया था कि एक डिफ्लेक्टर या फिर एंटेनमेंट सेपरेटर दिया होता है और फीड जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस करती है। फिर जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो क्या होता है कि यहाँ जितना भी कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट है वो आप इस पाइप के थ्रू नीचे से ऑब्टेन करते हैं स्क्रीन के थ्रू। फिर उसके बाद जो पाइप होता है यहाँ पे रीसर्कुलेशन के लिए एक पाइप दिया जाता है जहाँ पे एक साइक्लोन सेपरेटर अटैच होता है, जहां से लिक्विड अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू रोटेट होके वो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये जो क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर है ये थर्मोलोबाइल सब्सटेंस यानी कि हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इंसुलिन, लिवर एक्सट्रैक्ट या फिर विटामिन। इसके अलावा इसको क्लियर फोम या फिर करोसिव लिक्विड्स जो होते हैं उनके इवेपोरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर बाय द मीन्स ऑफ सप्लाइंग हीट। यानी कि लिक्विड मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, लिक्विड मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ये हीट के हेल्प से होता है। और ये जो सेपरेशन है लिक्विड कंपोनेंट्स का ये कैसे होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन वॉलेटिलिटी। यानी कि अलग अलग वॉलेटिलिटी होती है जब उन लिक्विड कंपोनेंट्स की, तब यही फैसिलिटेट करता है डिस्टिलेशन प्रोसेस को। तो अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टिलेशन की। इसमें हम ये इसलिए डिस्कस करें कि इसमें आता है राउल्ट्स लॉ, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इट इज गवर्न बाय राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पूछा जाता है राउल्ट्स लॉ। तो इन थर्मोडायनेमिक्स राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट vapor pressure of an ideal solution is dependent on the vapor pressure of each chemical component and mole fraction of the component present in the solution। तो राउल्ट्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी आइडियल सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंडेंट होता है उस कंपोनेंट में। तो राउल्ट्स लॉ हमें ये बताता है कि एक आइडियल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उस सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन और उसके हर एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे। तो ये होता है हमारा राउल्ट्स लॉ। और ये लॉ जो है बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं वहां पे एप्लीकेबल होता है। अब इसमें आइडियल और परफेक्ट सॉल्यूशंस आते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो राउल्ट्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए will be equal to the vapor pressure of component A into mole fraction of component A। यानी कि PA which is the partial pressure of component A will be equal to PA naught यानी कि vapor pressure of component A and XA which will be the mole fraction of component A। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो XA will be equal to, अगर हम XA की बात करें, अगर हम इसको कैलकुलेट करना है तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है कंपोनेंट A का, then it will be moles of component A divided by total number of moles यानी कि Na divided by Na plus Nb। तो इसी तरीके से अगर हमें कंपोनेंट B का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इट विल बी इक्वल टू Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इनटू Xb। तो सेम यहाँ पे अगर हमें कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच विल बी इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। लेकिन क्या होता है जो हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का यानी कि ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटी होता है यानी कि 1 होता है। तो क्या होगा इसमें XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। तो अगर हम XB की वैल्यू निकालें तो इट विल बी 1 माइनस XA। अब अगर हम मोल के टर्म्स में अगर हमको कोई रिलेशनशिप ऑब्टेन करना है तो यहाँ पे क्या होगा, XA की जगह पे हम XA की वैल्यू पुट करेंगे विच इज Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb एंड XB की जगह पे हम XB की वैल्यू पुट करेंगे विच विल बी Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। तो इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुई, mixture of N-hexane and N-heptane and mixture of ethyl bromide and ethyl iodide। फिर अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की।
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं और उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो तरीके के डिविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन एंड एक नेगेटिव डिविएशन। कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो पॉजिटिव डिविएशन तब शो करेगा अगर जो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। सिमिलरली कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन कब शो करेगा, जब वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है इट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन कब शो करेगा, जब मिक्सचर का या फिर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो ये जो ग्राफ है ये आपका शो कर रहा है नेगेटिव डिविएशन, और ये जो ग्राफ अभी हमने देखा था ये आपका शो कर रहा है पॉजिटिव डिविएशन जो कि ऊपर के साइड है, एंड देन यहाँ पे है आपका नेगेटिव डिविएशन जो आपका नीचे के साइड है। तो अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड साइक्लोहेक्सेन एंड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड अल्कोहल। तो हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की मेथोडोलॉजी में, जिसमें हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, जो क्या के एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो होते हैं उसमें से नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज का सेपरेशन जो होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये जो स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये होता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो स्टीम डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज बाय द यूज ऑफ स्टीम। तो हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है उसमें बॉइलिंग अगर होती है तो उनका जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सम है, यानी अगर उसको हम एडिशन करें तो वो सेम ही होगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी भी मिक्सिबल लिक्विड के मिक्सचर में बॉइलिंग तब अकर होती है जब उनका जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सम है वो इक्वल होगा। तो अब हम इसमें अपैरेटस की बात करते हैं। तो इसमें दो तरीके के अपैरेटस होते हैं, एक जो हम लैबोरेटरी स्केल पे यूज करते हैं और एक जो हम इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज करते हैं। तो अगर हम लैबोरेटरी स्केल अपैरेटस की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक मेटालिक स्टीन कैन प्रेजेंट होता है जिसमें एक कोर्क अटैच होता है। उस कोर्क में क्या होता है, दो होल्स फिटेड होते हैं जिनसे क्या होता है एक लॉन्ग सेफ्टी ट्यूब पास किया जाता है, पहले होल से अटैच किया जाता है टू द बॉटम ऑफ द स्टीम जनरेटर। अगर जो स्टीम जनरेटर है उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है तो इस लॉन्ग ट्यूब के थ्रू क्या होता है वाटर जो है फोर्स आउट हो जाता है ताकि प्रेशर जो है वो रिलीज हो सके। उसके बाद इसमें एक बेंट ट्यूब प्रेजेंट होता है जो कि दूसरे होल से पास किया जाता है और इसका जो दूसरा एंड है वो फ्लास्क से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ रबर बंग जिसमें भी दो होल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ तक रीच होता है टू द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। उसके बाद ये जो फ्लास्क है इसके अंदर नॉन एक्वस लिक्विड प्रेजेंट होता है जैसे कि क्रूड कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। उसके बाद इसमें एक डिलीवरी ट्यूब प्रेजेंट होता है जो कि दूसरे होल से कनेक्ट किया जाता है रबर बंग के, और ये किससे अटैच होता है टू द फ्लास्क एंड द कंडेंसर। फिर इसके बाद अडेप्टर के साथ साथ एक कंडेंसर भी अटैच होता है किससे, रिसीवर फ्लास्क से। उसके अलावा इसमें प्रोविजंस दिए जाते हैं फॉर हीटिंग द स्टीम कैन एंड फ्लास्क, यानी कि एक स्टीम हीट जनरेट करने के लिए एक नीचे इक्विपमेंट दिया होता है ताकि जो इसमें हीट जनरेट हो सके, किसमें, स्टीम कैन में भी और फ्लास्क में भी। तो ये है इसकी पूरी असेंबली। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इसमें स्टीम कैन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कॉर्क अटैच्ड है, ये एक ग्लास ट्यूब, इसमें दो होल्स प्रेजेंट है जिसमें एक होल से एक ग्लास ट्यूब अटैच किया जाता है जो कि एक सेफ्टी ट्यूब होता है जहां से प्रेशर रिलीज करने में हेल्प करता है। दूसरे होल से एक बेंट ट्यूब अटैच है और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, फ्लास्क से। फ्लास्क में जैसे कि हमने भी आपको बताया कि इसमें नॉन एक्वस लिक्विड प्रेजेंट होता है। फिर ये जो फ्लास्क होता है इसमें भी अगेन दो होल्स दिए होते हैं, पहले होल से ये बेंट ट्यूब अटैच होता है, उसके अलावा दूसरे होल से यहाँ पे जो है डिलीवरी ट्यूब प्रेजेंट होता है जो कि अनदर फ्लास्क से अटैच होता है जो कि कंडेंसर से जुड़ा हुआ होता है। फर्दर अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे एक अडेप्टर दिया होता है, अडेप्टर किससे अटैच होता है, रिसीवर से, जहाँ पे डिस्टिलेट आपका आके प्रेजेंट होता है।
और ये यहाँ पे हीटिंग असेंबली दी होती है जिससे स्टीम कैन और जो फ्लास्क है उसको हीट मिलती रहती है। ये आपका फायर सोर्स होता है। तो अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल अपैरेटस की। तो लार्ज स्केल में जो होता है डिस्टिलेशन अपैरेटस, उसमें एक जैकेटेड स्टिल होती है जो कि जिसमें परफोरेटेड प्लेट प्रेजेंट होती है, जो कि है यहाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्टीम कैन है जहाँ पे परफोरेटेड प्लेट दी हुई है। उसके बाद मैन होल्स ये होते हैं एट द टॉप एंड द साइड फॉर डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग। तो यहाँ पे इसके टॉप में और साइड में मैनहोल्स दिए होते हैं जिससे जो स्टीम कैन है वो डिस्चार्ज या फिर चार्ज होता है। फिर एक फ्लोरेंटाइन रिसीवर दिया होता है बीच में, जो कि ये है, जो कि स्टिल और कंडेंसर के बीच में होता है। ये आपका कंडेंसर है, और ये जो कंडेंसर है इसको कूल कैसे रखा जाता है? बाय सर्कुलेटिंग वाटर। तो जो वाटर का इनलेट है वो ये होता है, यहाँ से कूल वाटर जैसे ही आता है जिसकी वजह से क्या होता है, कंडेंसर आपका कूल रहता है। ये आपका फ्लोरेंटाइन रिसीवर है जो कि आपका स्टिल और कंडेंसर के बीच में दिया होता है। तो अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टोलुइन एंड वाटर। उसके अलावा इसको वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसको हाई बॉइलिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स जो होते हैं, उनको प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसको कैम्फर की डिस्टिलेशन में भी यूज किया जाता है, और एरोमेटिक वाटर्स जो है उनके भी प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ड्राइंग। तो ड्राइंग, एज वी ऑल नो, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में से मॉइस्चर या फिर वाटर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राइंग। तो रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड्स कैन बी डन इधर मैकेनिकली, यानी कि हम फिल्टर प्रेस या फिर सेंट्रीफ्यूज जैसे इक्विपमेंट का यूज करके हम वाटर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम उसको थर्मली यानी कि हीट या फिर हीट की हेल्प से या फिर वेपराइजेशन के हेल्प से भी हम जो मॉइस्चर या फिर वाटर है उसको किसी भी सब्सटेंस से रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग की। तो ये हम दो हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। पहला इसमें आता है इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप और दूसरा इसमें आता है रेट रिलेशनशिप। चलिए हम मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के थ्रू। तो अब इसमें क्या होता है, कोई भी मॉइस्ट सब्सटेंस अगर इसको कंटिन्यूसली किसी कांस्टेंट एयर जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर है उसकी तरफ एक्सपोज किया जाता है, उसमें रखा जाता है, तो ये लॉन्ग एक्सपोजर के बाद यानी एक लंबे समय के एक्सपोजर के बाद ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम अगर एक बार अचीव हो जाता है तो उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट जो होता है सब्सटेंस का बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो मॉइस्ट सब्सटेंस का वेपर प्रेशर है और जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से मास ट्रांसफर के लिए किसी भी ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट विच इज ईएमसी। तो ईएमसी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सॉलिड एक्सर्टिंग अ वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। यानी कि ईएमसी वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो किसी भी सॉलिड में प्रेजेंट होता है, जो कि वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो कि किसके बराबर होता है, ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अगर हम इस फिगर के थ्रू समझें तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये हमारा वेट मास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वेट मास का वो एटमॉस्फेयर में जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर इसमें फिर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ईएमसी। तो अब हम बात करते हैं रेट रिलेशनशिप की, जिसमें हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। तो रेट रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसको हम किसके हेल्प से पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। तो अगर जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, तो ये ड्राइंग रेट कर्व का ग्राफ है, जो कि प्लॉटेड होता है किसके अगेंस्ट, फ्री मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, जो ड्राइंग रेट होता है वो आपका वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। अब पॉइंट ए से बी तक क्या होता है, इनिशियल एडजस्टमेंट फेज। पॉइंट बी से सी तक होता है आपका कांस्टेंट पीरियड, रेट पीरियड। पॉइंट सी से डी तक पॉइंट सी पे आपका होता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। पॉइंट डी पे, सी से डी तक आपका क्या आता है, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। डी जो होता है वो आपका सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट होता है। फिर ई पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अकर होता है। यहीं पे आपका क्या अकर होता है, सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड, जो कि आपका डी और ई के बीच में अकर होता है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं ये सारे फेजेस होते क्या हैं। तो अगर हम ए बी की बात करें तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका
यहाँ पे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे जो हॉट एयर होती है वो यहाँ से जब इवेपोरेट होती है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ हीटिंग है वो रेट ऑफ वर्किंग के बराबर हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है BNC, जो कि होता है कांस्टेंट रेट पीरियड। इसमें क्या होता है, एक डिफ्यूजिबल प्रोसेस यहाँ पे अकर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर हो जाता है। फिर CND जो होता है ये आपका फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड होता है। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, कुछ ड्राई स्पॉट्स हमें दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बढ़ जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन से, क्योंकि इन ड्राई स्पॉट्स के अकरेंस की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। नेक्स्ट इसमें आता है DE, जिसको हम कहते हैं सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। इसमें क्या होता है, जो ड्राइंग रेट का डिक्लाइन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसे, फर्स्ट फॉलिंग रेट से, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राइंग रेट किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, डिफ्यूजन रेट ऑफ द मॉइस्चर वेपर टू द सरफेस, यानी पॉइंट E पे फिर क्या होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अकर होता है। तो यानी कि D अगर हम सीधा सीधा समझे, रेट ऑफ ड्राइंग इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर से। अब E के बियॉन्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पे EMC अकर होता है एट पॉइंट E। बियॉन्ड E क्या होता है, जो टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि जो ड्राइंग रेट है वो या तो इक्वल हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है, यानी कि E के बियॉन्ड जो है वो ड्राइंग को रोक देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई भी ड्राइंग प्रोसेस अकर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ड्राइंग रेट कर्व के बारे में। तो अब हम बात करते हैं FBD यानी कि कुछ इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, विच इज FBD एंड फ्लूइडाइड बेस्ड, विच इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FBD भी कहते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट दैट इज वाइडली यूटिलाइज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर रिड्यूसिंग द मॉइस्चर लेवल्स इन रॉ इंग्रेडिएंट्स सच एज पाउडर एंड ग्रैन्यूल। जैसे कि पाउडर एंड ग्रैन्यूल हम बहुत सारे डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन में यूज करते हैं, तो इन्हीं पाउडर और ग्रैन्यूल से जो भी मॉइस्चर लेवल है या फिर जो इनका वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं FBD यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइज स्टेट, मतलब फ्लूइडाइज स्टेट से यहाँ मतलब है ये फ्लूइडाइज स्टेट जो है उसको जनरेट करता है, जिसकी तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ FBD की। तो FBD में क्या होता है, इसमें हॉट एयर या फिर गैस इंट्रोड्यूस करी जाती है किसी भी कंटेनर में थ्रू इट्स परफोरेटेड बॉटम, यानी कि एक बॉटम रहता है, इसमें बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हॉट एयर या फिर गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है कंटेनर में, और जो कंटेनर है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स या फिर पाउडर प्रेजेंट होता है जिनको हमको ड्राई करना है। उसके बाद ये गैस क्या करती है, ग्रैन्यूल्स को लिफ्ट अप कर देती है, यानी कि वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं एयर स्ट्रीम के अंदर, जिसकी इसी स्टेट को हम कहते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट। तो यही प्रिंसिपल है FBD का। फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि इसमें सबसे पहले हॉट एयर या फिर गैस को एक कंटेनर में परफोरेटेड बॉटम के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी तो इस जो आपका कंटेनर होता है इसमें आपका पाउडर या फिर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमको ड्राई करना है। तो ये गैस क्या करती है, ग्रैन्यूल्स को लिफ्ट अप कर देती है और सस्पेंड कर देती है एयर स्ट्रीम में, जिसको हम कहते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट। तो हम यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करते हैं। तो ये है आपका पूरा FBD। तो इसमें ये कंटेनर है आपका यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड। तो अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो जो FBD होता है वो वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर भी होता है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लूइड बेड ड्रायर भी होता है। तो जो वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ये स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। जो FBD का बॉटम है यहाँ पे एक डिटैचेबल बोल दिया होता है जिसको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद इस बोल का जो बॉटम है वो परफोरेटेड होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं परफोरेटेड बॉटम होता है इसका, जिस यहाँ पे वायर मेश दी होती है और यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं जिनको हमको ड्राई करना होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो अपर पार्ट होता है ड्रायर का उसमें एक फैन अटैच होता है जो कि क्या करता है, इट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग द हॉट एयर, यानी कि हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करता है ये। फिर उसके बाद जैसे ही एयर हीटअप हो जाती है एक डिजायर्ड टेम्परेचर तक, विद द हेल्प ऑफ फ्रेश एयर इनलेट, प्री फिल्टर एंड हीट एक्सचेंजर कनेक्टेड इन अ सीरीज, यानी इन तीनों की हेल्प से क्या होता है कि एयर को डिजायर्ड टेम्परेचर तक हीटअप कर दिया जाता है। उसके बाद
जो टेम्परेचर है इनलेट और आउटलेट का उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें फिल्टर बैग्स दिए होते हैं अबव द ड्राइंग बाउल टू रिकवर द फाइंस, यानी कि जो फाइंस हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए एक ड्राइंग बोल भी दिया होता है। तो इसका आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटैचेबल बोल है, इसके जो बॉटम है वो परफोरेटेड होता है, इसके अंदर फ्लूइडाइज्ड सॉलिड प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एयर हीटर्स दिए होते हैं जिसकी वजह से हॉट एयर जो इंट्रोड्यूस होती है। फिर यहाँ पे रीसर्कुलेशन कंट्रोल दिया है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो हॉट एयर का जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे आपका इनलेट प्रोवाइडर होता है। फिर सेम यहाँ पे आउटलेट दिया है, यहाँ पे फैन प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है सर्कुलेटिंग द हॉट एयर। फिर यहाँ पे आपके फिल्टर बैग्स जो है वो प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कैसे वर्क करता है, ये जो डिटैचेबल बोल है या फिर कंटेनर है, इसके अंदर जो भी पाउडर या ग्रैन्यूल है जिनको हमको ड्राई करना है उसको प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही हॉट एयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है, ये सर्कुलेटिंग जो फैन होता है इसकी हेल्प से जो हॉट एयर है पूरे बोल में सर्कुलेट करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो पार्टिकल्स है जो ग्रैन्यूल्स है ये एयर में जाके सस्पेंड हो जाते हैं, उसी वहां पे रहते हैं तब तक जब तक ये ड्राई नहीं हो जाते हैं। जैसे कि ये ड्राई होते हैं ये आउटलेट से जाके आपके रिसीव हो जाते हैं, वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी आपके ड्राइड ग्रैन्यूल्स है वो आप उसके कलेक्शन के बाद जो एयर होती है वो फिल्टर बैग्स के थ्रू जो होती है वो ड्रायर से निकल जाती है। उसके बाद जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि फिल्टर बैग में इंट्रैप्ड होते हैं उन्हीं से वो अटैच रहते हैं, जिसको हम अगर बैग्स को शेक करें हम तो भी उसके हेल्प से उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटेंस मिक्सिंग होती है ग्रैन्यूल्स की और जो हॉट एयर होता है वो ही प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और ड्राइंग जो है वो एक कॉन्स्टेंट रेट पे अचीव होती है और एक शॉर्ट फॉलिंग रेट पीरियड पे अचीव होती है। इसका जो रेजिडेंस टाइम है वो 40 मिनट्स होता है। उसके बाद जो मटेरियल है जब वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो उसको कुछ टाइम तक ड्रायर में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बोल को पुल आउट करके जो भी फ्री फ्लोइंग एंड प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो जो FBD है इसको यूज किया जाता है फॉर ड्राइंग द ग्रैन्यूल्स टू बी पंच्ड इनटू टैबलेट्स, जैसे कि पाउडर ग्रैन्यूल जिसको हमको टैबलेट में कन्वर्ट करना होता है हम उसके ड्राइंग के लिए इसको यूज करते हैं। इसको कोटिंग ग्रैन्यूल्स की कोटिंग के लिए यूज करते हैं और इंग्रेडिएंट्स के मिक्सिंग के लिए भी हम समटाइम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रायर जिसमें हम पढ़ेंगे वो है फ्रीज ड्रायर। तो फ्रीज ड्राइंग जो प्रोसेस है इसमें जो फ्रीज ड्रायर है ये क्या करता है फ्रेश या फिर अनट्रीटेड मटेरियल में से वाटर को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं या फिर उनको ट्रांसपोर्ट के लिए इजी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रीज ड्राइंग को और क्या कहते हैं, तो फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लायोफिलाइजेशन। एंड इस प्रोसेस में हम किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल से मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट को रिमूव कर देते हैं ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सके, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके या फिर उसके ट्रांसपोर्ट को हम इजी कर सकें। तो अब हम फ्रीज ड्रायर के प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, यानी कि इट इज सब्लिमेशन इज अ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो इसी प्रिंसिपल पे जो है फ्रीज ड्रायर काम करता है। हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसमें एक ड्राइंग चैम्बर दिया होता है, ट्रेस को लोड करने के लिए एक रेडिएशन सोर्स या फिर एक हीटिंग सोर्स दिया जाता है जिससे कि हीट सप्लाई कर सके। फिर इसमें एक वेपर कंडेंसिंग या फिर एब्जॉर्प्शन सिस्टम दिया होता है। उसके अलावा इसमें वैक्यूम पंप या फिर स्टीम इजेक्टेड या फिर दोनों भी दिए होते हैं। तो जो वैक्यूम चैम्बर है जो ये बैच ऑपरेशन के लिए ही सूटेबल होता है, नहीं कि लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसमें शेल्फ्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें जो है लोडिंग ट्रे दी होती है जिसमें हम मटेरियल प्लेस कर सकते हैं जिसको हमको फ्रीज ड्राई करना है। उसके अलावा जो डिस्टेंस होता है सब्लाइमिंग सरफेस और कंडेंसर में इट शुड बी लेस देन मॉलिक्यूल्स मीन पाथ, यानी कि मॉलिक्यूल का जो मीन पाथ है उसके डिस्टेंस से कम होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन द सब्लाइमिंग सरफेस एंड द कंडेंसर। ये किस लिए होता है? ड्राइंग रेट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो कंडेंसर जिसका लार्ज सरफेस एरिया होता है इट इज कूल्ड बाय द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्लर्ड विद एसीटोन और इथेनॉल, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मिक्स्ड होता है विद द एसीटोन एंड इथेनॉल। ये किसमें हेल्प करता है? इन कूलिंग द कंडेंसर। फिर जो कंडेंसर का जो टेम्परेचर है इट शुड बी लेस देन द इवेपोरेटेड सरफेस ऑफ द
फ्रोजन मटेरियल। और इस कंडीशन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ द कंडेंसर सरफेस। तो चलिए एक बार हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे एक हीटिंग चैम्बर दिया होता है, इसमें लोडिंग ट्रेस प्रेजेंट होती है, जिसमें यहाँ पे मटेरियल दिया होता है जिसको हम फ्रीज ड्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंडेंसर दिया होता है, इन दोनों के बीच में एक आइसोलेशन वॉल्व होता है। और ये जो कंडेंसर है इसको हम कैसे कूल रख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज स्लर्ड और मिक्स विद एसीटोन और इथेनॉल। तो अब हम बात करते हैं फ्रीज ड्रायर के वर्किंग की। तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले प्रेपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, फिर आता है प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर, एंड देन इसमें आता है प्राइमरी ड्राइंग, जो कि होता है सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम। तो प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? ट्रे ड्राइंग की जो टेक्निक होती है उसके हेल्प से हम उसको प्री कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। ये प्रोसेस सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये क्या करता है कि जो फ्रीज ड्राइंग का जो प्रोसेस है उसको ये 8 to 10 टाइम्स जो है ये इंक्रीज कर देता है, अगर हम इसको प्री ट्रीट करते हैं किसी ड्रे ड्राइंग की हेल्प से, विच इज परफॉर्म्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ वैक्यूम। तो ये क्या करता है? एक्चुअल ड्राइंग रेट को 8 से 10 गुना कम कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है? जो एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो और ज्यादा पोरस होता है, और जो लिक्विड और सॉलिड डेसिकेंट्स होते हैं इसके लिए भी, मतलब जो एंड प्रोडक्ट है उसको और ज्यादा पोरस बनाने के लिए हम लिक्विड और सॉलिड डेसिकेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। देन इसमें आता है प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई वाटर। तो जितने भी एक्वा सॉल्यूशंस हैं उनको वायर्स, एम्पूल्स, बॉटल्स में पैक करके फ्रीज कर दिया जाता है -50 डिग्री सेल्सियस तक, कोल्ड शेल्स में प्लेस करके। इससे क्या होता है? पोरस एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। देन नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है प्राइमरी ड्राइंग और सब्लिमेशन ऑफ आइस अंडर वैक्यूम। तो जो भी मटेरियल जिसको ड्राई करना है उसको सब्लिमेशन के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया में पूरा स्प्रेड कर दिया जाता है, और जैसे ही मटेरियल सोल्यूशन ड्राई होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अकर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये टेम्परेचर को यूटेक्टिक पॉइंट के बिलो मेंटेन रखता है। यानी कि यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या होता है? जो ये वो प्रेशर एंड टेम्परेचर पॉइंट होता है जहां पे फ्रोजन मटेरियल जो है वो वेपोराइज हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। उसके बाद क्या होता है? इसमें वैक्यूम अप्लाई किया जाता है अबाउट 3 mm ऑफ HG ऑन द फ्रोजन सैंपल। यानी कि जो फ्रोजन सैंपल हमें ऑब्टेन होता है उसमें हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, और 2 घंटे के अंदर अंदर जो टेम्परेचर है उसको कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दिया जाता है, और 2900 किलो जूल पर आवर ऑफ हीट जो है उसमें ट्रांसफर की जाती है, जो कि एसलेटेड हीट ट्रांसफर होती है। इसकी वजह से क्या होता है? सब्लिमेशन हो जाता है आइस का। उसके बाद जैसे ही आइस लेयर का इनवर्ट मूवमेंट होता है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हीट। और इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि सबसे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा वाटर वेपर ऑब्टेन हो आइस के सरफेस पे, और जिसमें मटेरियल जो है वो भी मेल्ट ना हो। उसके बाद जो टेम्परेचर डिफरेंस है और जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है बिटवीन द इवेपोरेटिंग सरफेस एंड द कंडेंसर, यही होता है इसका ड्राइविंग फोर्स। उसके बाद जो थिकनेस है फ्रोजन लेयर की वो कम होने लगती है, और जो पार्शियली ड्राइड सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगता है। और जो प्राइमरी स्टेज है जो इजीली रिमूवेबल मॉइस्चर है विच इज 98 to 99% ऑफ वाटर, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद भी, इस ड्राइंग प्रोसेस के बाद भी क्या होता है? प्राइमरी जो स्टेप होता है प्राइमरी ड्राइंग के बाद भी जो सैंपल होता है उसमें फिर भी फ्यू ट्रेसेस रह जाते हैं मॉइस्चर के, यानी कुछ कुछ ट्रेसेस छोटे छोटे अमाउंट में जो है वो वाटर रह जाता है या फिर मॉइस्चर रह जाता है। उसके बाद इसमें होता है सेकेंडरी ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें जो है रेजिडुअल मॉइस्चर जो है उसको रिमूव करते हैं अंडर हाई वैक्यूम। तो जो ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर जो फिर भी प्रेजेंट होती हैं उनको हीट के हेल्प से एलिमिनेट किया जाता है। हीट अप्लाई की जाती है एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम लोअर देन 50 mm ऑफ HG। उसके बाद ये जो सेकेंडरी ड्राइंग रेट होता है ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, और इसको परफॉर्म करने में कम से कम 10 to 20 आवर्स का टाइम लगता है। उसके बाद जैसे ही वैक्यूम जो है उसको इनर्ट गैस को रिप्लेस करते हैं, तो जो बॉटल्स है वायर्स होती है उसको क्लोज कर देते हैं और उसको पैक कर देते हैं। तो फ्रीज ड्रायर जो है इसको हम इंजेक्शन सोल्यूशन और सस्पेंशन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको हम ब्लड प्लाज्मा, उसके जो फ्रैक्शनेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको ड्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियल और वायरल कल्चर को ड्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सर्टेन फूड आइटम्स जैसे कि प्रॉन्स, मशरूम्स, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, कॉफी और टी कॉन्सेंट्रेट्स जैसे प्रोडक्ट्स को भी हम इसके हेल्प से ड्राई कर सकते हैं, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए और वो लंबे टाइम तक
सही रहे और फ्रेश रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है मिक्सिंग। सो मिक्सिंग इज अ प्रोसेस इन विच particles or ingredients of a mixture are mixed together or blended together to obtain a homogeneous mixture or a uniform mixture। तो अगर हम इस definition के अकॉर्डिंग देखें तो mixing में भी defined as the process in which two or more ingredients are treated so that every particle of one ingredient lies as near as possible to the particle of the other ingredient। Basically इसमें ये होता है कि हम एक मिक्सचर के इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से मिक्स करते हैं कि हम एक यूनिफॉर्म या फिर एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को अचीव कर सकें। तो इसमें मिक्सिंग में एक और टर्म आता है जो कि होता है ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच मटेरियल्स आर स्मूथली एंड इनसेपरेबली मिक्स टुगेदर व्हाइल इम्पार्टिंग द बेड विद एज लिटिल एज एनर्जी एज पॉसिबल। तो ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स को स्मूथली और इनसेपरेबली यानी बहुत थरली जो है उसको मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, और ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो मिक्सिंग बेड है उसमें कम से कम एनर्जी लगे। तो जो टर्म्स मिक्सिंग और ब्लेंडिंग है उसको हम जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इसका मतलब हम मिक्सिंग भी वर्ड यूज करते हैं और ब्लेंडिंग भी यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मिक्सिंग हम किस लिए करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट्स के लिए, यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनका यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन हो, फिजिकल केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके बाद एक सिंपल फिजिकल मिक्सचर को ऑब्टेन करने के लिए, फिजिकल चेंजेस कैरी आउट करने के लिए, उसके अलावा जो दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स का डिस्पर्शन अचीव करने के लिए, यानी उनका मिक्स्ड जो एक डिस्पर्शन है उसको अचीव करने के लिए हम मिक्सिंग करते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं इक्विपमेंट्स की कि हम क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं मिक्सिंग के टाइम पे। तो इसमें ज्यादातर दो मेन इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं वो है सिग्मा ब्लेड मिक्सर एंड प्लेनेटरी मिक्सर। यही आप एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्मा ब्लेड मिक्सर से। तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो है वो हाई विस्कोसिटी मटेरियल्स के लिए हम यूज करते हैं। ये जो है वाइड रेंज में आता है, जो जिसकी कैपेसिटी 5 to 2500 लीटर्स तक होती है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ डबल आर्म नीडल मिक्सर्स। उसके अलावा सिग्मा ब्लेड डबल आर्म मिक्सर्स भी जो होते हैं वो हाई इंटेंसिटी मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और सर्टेन सॉलिड्स जैसे कि रबन, कार्बर, पाउडर, मेटल्स एंड सेरामिक्स की कंपाउंडिंग के लिए भी हम सिग्मा ब्लेड मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलिए इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एंड कन्वेक्टिव एक्शन। तो शेयरिंग और कन्वेक्टिव एक्शन के प्रिंसिपल पे जो है सिग्मा ब्लेड मिक्सर काम करता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसमें एक ओपन ट्रफ प्रेजेंट होता है जो कि जिसका जो बॉटम है वो सेमी सिलिंड्रिकल होता है। इसमें दो डबल आर्म सिग्मा शेप्ड ब्लेड्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली और पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। कुछ इस तरीके से ये जो ब्लेड्स है कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं कि हॉरिजॉन्टली और पैरेलली ये प्लेस्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो ब्लेड्स हैं ये ही जो है ये थरो मिक्सिंग प्रोवाइड करते हैं बाय रोटेटिंग एट वेरिंग स्पीड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए ये डिफरेंट स्पीड पे थरो मिक्सिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका पूरी जो असेंबली है सिग्मा ब्लेड मिक्सर की वो है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। ये टॉप व्यू है जिसमें हमने दिखाया है कि जो दो ब्लेड्स होते हैं, जो डबल आर्म ब्लेड्स होते हैं, वो हॉरिजॉन्टली और पैरेलली एक दूसरे के साथ लगे होते हैं और ये मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हम यूनिफॉर्म मिक्सिंग जो है उसको अचीव करते हैं। तो हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो जिन जिन भी मटेरियल्स को हमको मिक्स करना है उसको फीड कर दिया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर बॉडी। उसके बाद जो लोडिंग बॉडी है उसको क्लोज कर दिया जाता है। क्यों? अगर हमें ड्राई ब्लेंडिंग करनी है तो वो डस्ट प्रोड्यूस करता है, तो डस्ट और सब्सटेंसेस को कंटामिनेट ना करे, इसलिए हम लिड को बंद करते हैं। दूसरा, अगर हमें वेट ग्रैनुलेशन करना है तो उस केस में क्या होता है, कभी कभार ग्रैनुलेटिंग सोल्यूशन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लिड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो सिग्मा ब्लेड्स है उसको फिक्स्ड स्पीड ड्राइव के हेल्प से उसको रोटेट कराया जाता है, और जो सिग्मा ब्लेड्स होते हैं वो अलग अलग स्पीड पर मूव करते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल जो है उसकी तरफ पुल होता है। उसके बाद ब्लेड जो है एक दूसरे के अगेंस्ट यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइड में मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सेंटर की तरफ आ जाता है। उसके बाद ये जो मटेरियल है ये फर्दर ऊपर से नीचे की तरफ भी मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है।
और इसी मेथड से क्या होता है, कन्वेक्टिव एक्शन और शेयर एक्शन जो है वो अचीव होता है, जिसकी वजह और ये जो परफोरेटेड ब्लेड्स होते हैं इनकी हेल्प से क्या होता है, जितने भी लम्ब से एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं मिक्सिंग प्रोसेस के टाइम पे वो सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है, हाई शेयर फोर्स जो है वो अचीव होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, और फाइनल स्टेज ऑफ मिक्सिंग में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि बैलेंस जो होता है सिस्टम का वो मेंटेन हो जाता है। उसके बाद जो लेकिन जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं वो इस सिस्टम के स्टेडी स्टेट को अफेक्ट करती हैं और मिक्सिंग क्वालिटी को भी अफेक्ट करती हैं। तो और जो कंटेनर है एट लास्ट क्या होता है, उसको टिल्ट करा दिया जाता है और जो भी प्रोडक्ट या जो मिक्स प्रोडक्ट है उसको डिस्चार्ज कर लिया जाता है या फिर किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो सिग्मा ब्लेड मिक्सर है इसको यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फेट ग्रैनुलेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिल masses, ointments and tablets. It is suitable for kneading and mixing of sticky and dough like highly viscous mass. यानी कि जो बहुत ज्यादा स्टिकी और थिक मटेरियल होता है उसको हम नीड यानी कि उसको गूंथने के लिए या फिर उसको मिक्स करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसको लिक्विड सॉलिड या फिर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा इसको रबर पेस्ट हेवी प्लास्टिक मास को भी मिक्स करने के लिए यूज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इक्विपमेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है प्लेनेटरी मिक्सर। तो प्लेनेटरी मिक्सर जो होता है इसमें जो मिक्सिंग ब्लेड होता है वो एक प्लेनेटरी मोशन में रोटेट होता है मिक्सिंग बोल के अंदर और इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्लेनेटरी मिक्सर। जैसे कि अभी मैं आपको जब फिगर में समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्लेनेटरी मिक्सर क्या होता है। उसके बाद इसको जो है ड्राई और वेट पाउडर की मिक्सिंग के लिए, लाइट पेस्ट जेल और डो की मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है फूड एंड बेकरी इंडस्ट्रीज में ड्यू टू इट्स सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड लोअर कॉस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल टू यूज इक्विपमेंट है इसलिए इसको सबसे ज्यादा किसमें यूज किया जाता है, फूड और बेकरी इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे अगर आपको डो नीड करना होता है आटा गूंथने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसको आप बेकरी में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इसको यूज किया जाता है। तो अगर इसके हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्लेनेटरी मिक्सर जो है उसमें जो ब्लेड्स होते हैं, जो भी मास होता है, जो भी सब्सटेंस होता है उसको टियर कर देता है, उसका ब्रेक डाउन करता है और उसमें शेयरिंग एक्शन अप्लाई किया जाता है बिटवीन द मूविंग ब्लेड एंड द फिक्स्ड बॉल। और इसी तरीके से जो मिक्सिंग ब्लेड है वो हर स्पॉट तक पहुंचता है मिक्सिंग बोल में, जिसकी हेल्प से क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमको ऑब्टेन होती है। और ये दो तरीके से मूव करता है, एक अपने एक्सेस पे और उसके अलावा उसके अपने सेंट्रल एक्सिस पे ये मूव करता है। और इसमें कन्वेक्टिव एक्शन इसको कहाँ से मिलता है, क्योंकि जो ब्लेड है उसके अंदर स्लोपिंग प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पाउडर को मतलब इन एंड अपवर्ड यानी कि ऊपर और नीचे भी मूव करने में हेल्प करती हैं। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इसका आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। ये यहाँ पे आपका ब्लेंडर दिया हुआ है, ये प्लेनेटरी गियर है और यही इसका एक्सेस है जिसके अराउंड ये अब उसी ऐसी जो बोल है इसके अंदर रोटेट करता है। ये आपका वेसल दिया गया है और यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल है जिसको आपको मिक्स करना है या फिर ब्लेंड करना है वो प्लेस कर दिया जाता है। फिर यहाँ से प्लेनेटरी गियर के थ्रू ये मूव करता है ब्लेड और इसके हेल्प से क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है। तो अगर हम यूजेस की बात करें कि जैसे कि मैंने भी आपको बताया सबसे मेन इसका यूज है फूड और बेकरी इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा इसको बहुत सारी और इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में मिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पे लाइट और मीडियम विस्कोसिटी प्रोडक्ट्स यानी कि वो मटेरियल जो ज्यादा थिक होते हैं और या जो कम भी थिक होते हैं उनके भी मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। डबल प्लेनेटरी मिक्सर जो है उसको रबर, केमिकल और अदर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। उसके अलावा इसको सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स, ऑइंटमेंट्स इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमें नीडिंग एक्शन रिक्वायर होता है, जहाँ पे नीडिंग एक्शन की जरूरत पड़ती है वहां पे भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से जो कि है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एज वी ऑल नो, इसमें क्या हम करते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है फ्लूइड और सॉलिड पार्टिकल्स का, उसको जब हम सेपरेट करते हैं यानी उन सॉलिड पार्टिकल्स को और लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इट इज परफॉर्म बाय द, और ये जो प्रोसेस है ये हम किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर मीडियम, यानी कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है फ्लूइड और सॉलिड पार्टिकल्स का, इनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मीडियम। तो जो सस्पेंशन होता है सॉलिड और लिक्विड का जिसको हमें फिल्टर करना होता है उसको हम कहते हैं स्लरी, जो कि आपकी यहाँ पे पोर की जाती है एक कॉनिकल फनल में। फिर जो पोरस मीडियम होता है जिसमें सॉलिड्स रिटेन होते हैं, यानी कि ये जो सॉलिड्स यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं फिल्टर मीडियम। और जनरली इसके लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड होता है फिल्टर पे उसको हम फिल्टर केक कहते हैं, यानी कि
जो यहाँ पे सॉलिड आके जमा हो जाता है इसको हम कहते हैं फिल्टर केक। और ये जो होता है यहाँ पे जो हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं होता है आपका फिल्टर मीडियम। उसके बाद जो क्लियर लिक्विड होता है जिस फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्टर मीडियम के थ्रू पास हो जाता है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका वाटर है उसमें सैंड मिक्स्ड है, तो आप वाटर का जो पूरा स्लरी है, वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है, जो भी स्लरी है, उसको यहाँ से जब पोर करेंगे तो इस फिल्टर मीडियम में क्या होगा, जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे आके क्लॉग कर देंगे इसको, और इसके थ्रू फिर क्या होगा, जो क्लीन वाटर है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। तो नेक्स्ट इसमें आता है थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। तो थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन जो है हम 3 इक्वेशंस के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। पहला इसमें आता है पोसेल्स इक्वेशन, दूसरा इसमें आता है डार्सीज इक्वेशन, एंड तीसरा इसमें आता है कोज़ेनी-कार्बन इक्वेशन। तो ये 3 सिंपल बेसिक इक्वेशंस हैं जिसमें आपके फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो ये आपकी लर्न करने वाली चीज़ है। इसको आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बुक से इसको पढ़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये मैं टॉपिक आपके लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट इसमें जो आता है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, इसलिए आई रेकमेंड कि आप इसको लर्न कर लें, जितने भी फॉर्मूला इसमें दिए हुए हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज फिल्टर एड्स। तो फिल्टर एड्स जो होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स होते हैं, जिनको किस में ऐड किया जाता है, इन द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। और ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द लिक्विड फ्लो एंड रिमूविंग द सॉलिड्स। तो फिल्टर एड्स जो होते हैं ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, और ये ऐड किए जाते हैं इन द स्लरी, जिसको हमको फिल्टर करना होता है। और ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, जो लिक्विड का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, और जितने भी सॉलिड्स हैं उसको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसमें सेप्टम होता है, जो कि कोई भी स्क्रीन या क्लॉथ होता है, जिसको आप फिल्टर मीडिया भी कह सकते हैं, वो एक्ट करता है एज अ सपोर्ट फॉर द केक। तो फिल्टर एड्स सबसे मेन काम जो करते हैं वो ये करते हैं, पोरस लेयर बना देते हैं सेप्टम में, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। अदरवाइज अगर फिल्टर जो पोरस लेयर है वो उसमें फॉर्म नहीं होगी तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, उसमें पार्टिकल्स क्लॉग होने लगेंगे, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फिल्टर एड्स के, वो होते हैं टैल्क, चारकोल, एस्बेस्टस, फुलर्स अर्थ, बेंटोनाइट एंड पेपर पल्प। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फिल्टर एड्स जो है वो लाइट इन वेट और केमिकली इनर्ट होने चाहिए। दे शुड फॉर्म हाई पोरोसिटी फिल्टर केक्स, ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो एफिशिएंटली चलता रहे। उसके अलावा ये डेंस नहीं होने चाहिए। उसके अलावा ये रिकवरेबल होने चाहिए, यानी कि इजी ऐसे होने चाहिए इनको इजीली रिमूव या फिर रिकवर किया जा सके। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये क्या करते हैं, फिल्ट्रेट का जो फ्लो रेजिस्टेंस है उसको ये कम करते हैं, यानी कि स्मूथली क्या होता है, फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेशन मीडियम है उससे इजीली पास होता रहता है। उसके अलावा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द सॉलिड केक के, यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तब ज्यादा होगा जब सॉलिड केक की जो थिकनेस है वो कम होगी, यानी कि जैसे जैसे सॉलिड केक की थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम होता जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट जो है तो मोस्ट कॉमनली यूज इक्विपमेंट जो है फिल्ट्रेशन के लिए वो है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। तो ये एक तरीके का फिल्टर प्रेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रेम्स और प्लेट्स जो होते हैं एक सीक्वेंस में लगी होती हैं, और इनको सेपरेट बीच में क्या करता है, फिल्टर क्लॉथ या फिर फिल्टर पेपर। और ये जो प्लेट्स हैं ये पॉलीप्रोपाइलीन, कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं, और इसमें ग्रूव्स या चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं फॉर द फिल्ट्रेट टू फ्लो आउट ऑफ द प्रेस। यानी कि जो ग्रूव्स और चैनल्स हैं ये ओपनिंग्स होती हैं जिनसे फिल्ट्रेट जो है इजीली पास होकर प्रेस से बाहर निकल जाता है। तो हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन, यानी कि फ्रेम के अंदर क्या होता है, स्लरी जो है वो एंटर करती है एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर से जो है स्लरी फ्रेम के अंदर एंटर करती है। उसके बाद फिल्टर मीडियम के थ्रू ये फ्लो करती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेट्स है वो फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेती हैं और उसको आउटलेट की तरफ भेज देती हैं। उसके अलावा इफेक्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए या फिर लार्ज वॉल्यूम, यानी अगर स्लरी हमें लार्ज अमाउंट में उसका फिल्ट्रेशन करना है तो इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेट और फ्रेम जो है फ्रेम्स और प्लेट्स जो है वो यूज किए जाते हैं।
तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो प्लेट और फ्रेम फिल्टर प्रेस है, इसमें दो मेजर पार्ट्स होते हैं, प्लेट्स और फ्रेम्स, जो कि एल्यूमिनियम अलॉय के बने हुए होते हैं। एक ओपन स्पेस दिया जाता है फ्रेम के अंदर, जो कि ये है, जो कि स्लरी रिजर्वॉयर होता है, और यहाँ से स्लरी जो है वो फ्रेम के अंदर एंटर करती है। उसके अलावा फिल्टर क्लॉथ जो बीच में इसके लगा होता है, यानी कि जो फिल्टर मीडियम है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेट जो है उसमें ग्रूव सरफेस दिया होता है। उसके अलावा जो फिल्टर मीडियम जो फिल्टर मीडियम है उसको फ्रेम और प्लेट के बीच में सेट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्लेट है इसके अंदर ग्रूव्ड सर्फेसेस दिए होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पे फिल्ट्रेट आउटलेट होता है, और इन्हीं के थ्रू, इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू जो फिल्ट्रेट है इस आउटलेट से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर है उसका कंप्लीट डायग्राम ये है। अगर आप इसको अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो ये जो वर्किंग है इसकी मेनली इसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक फिल्ट्रेशन और एक वॉशिंग। सबसे पहले देखते हैं फिल्ट्रेशन इसमें कैसे होता है। तो स्लरी जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया था कि उसमें एक स्लरी इनलेट दिया होता है फ्रेम में, वहां से स्लरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस फ्रेम के अंदर। वहां से क्या होता है, ये प्लेट सरफेस की तरफ पहुंचती है बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर मीडियम। उसके बाद फिल्टर केक जो है इसी फ्रेम के ऊपर जो है एक फिल्टर केक फॉर्म हो जाता है। क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है दोनों साइड ऑफ द फ्रेम में अगर होता है तो केक थिकनेस जो है वो हमेशा हाफ रहती है फ्रेम के थिकनेस से। तो इसलिए दो फिल्टर केक जो है, जब ज्यादा उसमें फिल्टर केक फिल होता रहता है तो वो एक जगह पे मीट करते हैं और सिस्टम को पूरी तरीके से वो क्लॉग कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो फिल्टर केक है उसकी एक ऑप्टिमम थिकनेस होती है जिसके बाद वो वर्क नहीं करता है, और ये डिपेंड किस पे करती है, ऑन द सॉलिड कंटेंट इन द स्लरी एंड रेजिस्टेंट टू द केक। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होता है ये आउटलेट से बाहर निकल जाता है, वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है। फर्दर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है फिल्टर केक में वो बढ़ता रहता है, क्योंकि वहां पे जो सॉलिड्स हैं वो लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फर्दर कम हो जाता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको फिर भी कंटिन्यू करेंगे तो बिल्कुल भी कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इस केस में हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस है उसको एम्प्टी करते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो वॉशिंग में क्या होता है, अगर फिल्टर केक को वॉश करना पड़े तो ऑर्डिनरी प्लेट और फ्रेम प्रेस जो होती है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है, जो फ्लो है फिल्ट्रेट का वो ऑलमोस्ट रुक जाता है, क्योंकि जो दोनों एंड्स, जो फ्रेम के दोनों एंड्स पे केक बिल्डअप होता है वो एक दूसरे से मिल के वो उसको पूरा बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट एंड फ्रेम का यूज करते हैं, या फिर हम कम अमाउंट में स्लरी का जो फिल्ट्रेशन है वो करते हैं। तो अब अगर हम यूजेस की बात करें तो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी कंटेनिंग सॉलिड अप टू 5%। मतलब वो स्लरी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% ही सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है, उसके लिए ही हम प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर का यूज करते हैं। क्यों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करता है, सिस्टम को क्लॉग कर देगा अगर इससे ज्यादा सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट है, तो इससे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आपको जो फ्रेम्स एंड प्लेट्स है उसको वॉश करना पड़ेगा, विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद इसको बिस्मथ सॉल्ट को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स फ्रॉम इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन के अंदर जो भी प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स होते हैं उनके रिमूवल के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेडिमेंट करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं लिक्विड से बाय द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जो भी फोर्स वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसी फोर्स के हेल्प से जो है सॉलिड पार्टिकल्स को सेडिमेंट करके, यानी एक जगह इकट्ठा करके उसको लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज क्रिएटेड बाय मूविंग अ मास इन अ कर्व्ड पाथ, यानी सर्कुलर पाथ पे जब एक मास या फिर एक सब्सटेंस मूव करता है और जो फोर्स है वो एक्सर्ट करता है इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ कर्वेचर, यानी कि पाथ कर्वेचर के सेंटर से अवे जब वो फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इट इज़ यूज टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन द सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी जितने पार्टिकल्स हैं उनकी सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हर तरीके के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए उनको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो हम बात करते हैं इक्विपमेंट की, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट है वो है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो ये एक फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज है और इसको यूज किया जाता है बैच प्रोसेस के लिए, यानी कि इसको स्मॉल अमाउंट में यानी स्मॉल बैचेस में फिल्ट्रेशन करने के लिए ये जो इक्विपमेंट है इसको यूज किया जाता है। और इसमें एक ड्राइविंग शाफ्ट दिया होता है, तो अगर बास्केट इस शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है तो उसका मतलब होता है कि ये प्रोसेस अंडर ड्रिवन है। और अगर ये जो बास्केट है ये आपका शाफ्ट के बिलो दिया होता है, यानी वहां से सस्पेंडेड होता है, देन ये प्रोसेस जो है वो ओवर ड्रिवन होता है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो ये जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है ये एक फिल्ट्रेशन टाइप सेंट्रीफ्यूज है जिसमें क्या होता है, सेपरेशन अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस, यानी कि जो भी जितनी ज्यादा लिक्विड या सॉलिड फेज जो है वो डेंस होगी उसके वही बेसिस होता है इस इक्विपमेंट में फिल्ट्रेशन का। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसे बना होता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसमें एक बास्केट होती है जो कि स्टील की बनी हुई होती है, जैसे कि ये जो है ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई बास्केट होती है। इसके अलावा इसको बनाने के लिए कॉपर, मोनेल और कोई अदर सुटेबल मेटल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है बास्केट का वो हाईली करोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें जंग ना लगे। उसके बाद जो डायमीटर होता है बास्केट का वो होना चाहिए 0.90 मीटर, उसकी जो कैपेसिटी वो होनी चाहिए 0.085 मीटर क्यूब। उसके बाद सिमिलरली जो इसमें परफोरेशंस होते हैं, यानी कि परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, तो यानी कि इसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं इस बास्केट के वॉल्स में। तो ये इनका जो डायमीटर है इट शुड बी सेलेक्टेड ऑन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ क्रिस्टल्स टू बी सेपरेटेड, यानी हमें जिस भी तरीके के क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका साइज भी सेलेक्ट करते हैं। उनका जो भी परफोरेशन है, जो भी होल्स हैं, उनका जो डायमीटर है वो क्रिस्टल्स ही डिसाइड करते हैं। और अगर जो परफोरेशन यानी कि जो होल्स हैं अगर उनका साइज जो क्रिस्टल्स है उनसे ज्यादा बड़ा है देन उस केस में हम फिल्टर क्लॉथ का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो बास्केट है वो माउंट कर दिया जाता है एक वर्टिकल शाफ्ट पे और इसको एक मोटर के हेल्प से ऑपरेट किया जाता है। और इसको ऑपरेट करने में अराउंड 5 किलोवाट पावर जो है वो कंज्यूम होती है टू स्टार्ट द बास्केट। मतलब बास्केट को स्टार्ट करने के लिए अराउंड 5 किलोवाट पावर यूज होती है और उसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 किलोवाट पावर का कंजम्पशन हो जाता है। उसके बाद इसमें स्टील के जो है वो हुप्स दिए होते हैं जिनको एक्सटर्नली लगाया जाता है ताकि जो बास्केट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि जो अभी प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। उसके अलावा एक स्टेशनरी केसिंग भी होती है बास्केट के अराउंड जो कि क्या करती है, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करती है और उसको रिमूव कर देती है फ्रॉम द आउटलेट, फिर इसको किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। जो भी मटेरियल है जिसको हमको फिल्टर करना है उसको स्टेशनरी बास्केट में रख दिया जाता है। उसके बाद ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल रखा जाता है, क्यों अगर हम रिक्वायर्ड से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा मटेरियल रखेंगे तो बास्केट पे और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा जिसकी वजह से प्रोसेस एफिशिएंटली और स्मूथली नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा जो भी मटेरियल है उसको इवनली ही प्लेस करना चाहिए। फिर उसके बाद बास्केट को रोटेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मोटर एट द हाईएस्ट स्पीड। फिर उसके बाद क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे जो सॉलिड फेज है वो बास्केट में ही रहता है और जो लिक्विड फेज है वो परफोरेटेड वॉल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है और आउटलेट पे जाके कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो केक है उसको पूरी तरीके से ड्राई कर लिया जाता है बाय रोटेटिंग द बास्केट, यानी कि जो बास्केट है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है जिसकी वजह से जो केक कलेक्ट किया हुआ होता है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। उसके बाद और कंप्लीट ड्राइंग जब हो जाती है उसके बाद पावर जो है जो मोटर है उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद, यानी कि एक टाइम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। उसके बाद जो है इस मोटर को बंद कर दिया जाता है और एक ब्रेक के हेल्प से सेंट्रीफ्यूज को रोक दिया जाता है जिसकी वजह से जो बास्केट है वो भी रोटेट फर्दर नहीं करता है और एक ब्लेड की हेल्प से जो सॉलिड केक है उसको कट करके बाहर निकाल लिया जाता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है।
अब हम यूजेस की बात करें तो ये जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है इसको क्रिस्टलाइन ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है कैसे फ्रॉम द मदर लिक्विड। फिर उसके बाद इसको यूज किया जाता है टू सेपरेट अनवांटेड सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड, यानी अगर कोई भी कंटामिनेंट मैटर प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर तो उसको रिमूव करने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। उसके अलावा शुगर क्रिस्टल्स को भी सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मटेरियल्स ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो डिफरेंट अब्रेसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अब्रेसिव प्रॉपर्टीज से यहाँ मतलब है कि वो मटेरियल्स जो हाई वेयर एंड टियर जो होता है, जो ब्रेकेज होती है किसी भी इक्विपमेंट के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के टाइम पे, तो हाई एब्रेसिव प्रॉपर्टीज के मटेरियल जो है वो प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं ताकि जो है वो प्रोसेस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। उसके अलावा उसमें वियर एंड टियर ना हो, जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है कि वो आपके मटीरियल को कंटामिनेट करता है, वो फिर फिट फॉर यूज नहीं रह जाता है उसमें वो क्योंकि वो उसको कंटामिनेट कर देता है फिर पोल्यूट कर देता है। एंड These materials may range from highly acidic, neutral or alkaline aqueous solutions of varying strength, organic solvent, and solutions of known solubility patterns to highly reactive gases like chlorine, bromine, oxygen, etc. तो ये जो materials हैं इनका जो acidic nature होता है या फिर जो अल्कलाइन नेचर होता है ये अलग अलग होता है, जिनकी स्ट्रेंथ भी अलग होती है। उसके अलावा इसमें इनका जो सॉल्युबिलिटी पैटर्न है वो भी अलग अलग होता है। उसके अलावा इनके अंदर जो हाईली रिएक्टिव गैसेस हैं वो भी अलग अलग तरीके की प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है टॉपिक वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, मेनली केमिकल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो केमिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है प्रोडक्ट कंटामिनेशन। तो प्रोडक्ट कंटामिनेशन क्या करता है, कुछ सर्टेन रिएक्शंस है जिनको वो कैटलाइज करता है यानी कि प्रमोट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है डिकम्पोजिशन रेट जो है यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो डिग्रेडेशन रेट है उसको ये बढ़ा देता है, उसको जल्दी खराब कर देता है। जैसे कि आयरन कंटामिनेशन क्या करता है, प्रोडक्ट को चेंज कर देता है, जैसे कि जेलेटिन कैप्सूल्स का उनका जो कलर है उनको वो चेंज करता है। उसके बाद अगर ग्लास की लीचिंग हो जाती है तो ये क्या करता है, एक्वस प्रोडक्ट को अल्कलाइन बना देता है। और ये जो अल्कलाइन मीडियम है ये क्या करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन, यानी कि जैसे ही ग्लास की लीचिंग हुई ये क्या करता है एक्वस प्रोडक्ट को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। और ये अल्कलाइन मीडियम क्या करता है, प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करता है। उसके बाद हैवी मेटल्स जैसे कि लेड हो गया, तो ये क्या करता है, ये पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि उसकी जो पोटेंसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करती है। सेकेंड केमिकल फैक्टर जो इसमें आता है वो है करोजन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल। तो जो करोडेड मटेरियल होता है वो क्या करता है, सब्सटेंसेस के साथ या कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय या फिर डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है वो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इन टर्न क्या करता है कि इक्विपमेंट को की जो शेल्फ लाइफ है उसको कम करता है, जैसे कि एक्सट्रीम पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टैनिस, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं मटेरियल के साथ रिएक्ट करते हैं। और उसके अलावा कुछ अलॉयज भी हैं जिनके स्पेशल केमिकल, इसीलिए हम क्या करते हैं जो ऐसे अलॉयज का यूज करते हैं जिनके अंदर स्पेशल केमिकल रेजिस्टेंस हो ताकि वो उसको इजीली करोड ना कर सके, जिसकी वजह से उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो और बढ़ जाए। फिर इसमें आते हैं फिजिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेंथ। तो कोई भी मटेरियल उसके अंदर एडिक्वेट फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि जो प्रेशर और स्ट्रेस सप्लाई होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन के टाइम पे वो उसके साथ अडेप्ट कर सके और वो डिग्रेड ना हो या फिर डिकम्पोज ना हो। उसके बाद इसमें आता है मास। तो हमेशा लाइट वेट पैकेजिंग मटेरियल्स का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं किसी भी इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हमेशा लाइट वेट पैकेजिंग का यूज किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या फिर पेपर पैकेजिंग। नेक्स्ट इसमें आता है वेयर प्रॉपर्टीज। तो ये जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोडक्ट क्वालिटी को और इसको हमेशा कंसिडर किया जाता है जब चांसेस होते हैं कि दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो
जो सॉफ्टवेयर सरफेस है उसकी वजह से डिसअपियर हो जाता है और ये मटेरियल क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देते हैं। तो मिलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, जो ग्राइंडिंग सरफेस है वो वियर आउट हो जाता है और पाउडर को कंटामिनेट कर देता है। इसीलिए वियर प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को। नेक्स्ट इसमें आता है थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या करता है, जो हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस हैं उसकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। कैसे, अगर मटेरियल जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी, यानी कि वो हीट को इजीली एफिशिएंटली ट्रांसफर करते हैं, उन्हीं को यूज किया जाता है इन द इवेपोरेटर्स, ड्रायर, स्टिल्स एंड हीट एक्सचेंजर्स। नेक्स्ट इसमें आता है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है ये क्या करता है, मटेरियल्स के साइज और वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। अगर कोई भी मटेरियल जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विपमेंट का जो शेप है वो चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से अनइक्वल स्ट्रेस क्रिएट होगा उस इक्विपमेंट में और ये फ्रैक्चर्स कॉज कर देगा, यानी उसका वियर एंड टियर होने लगेगा, क्योंकि क्या करेगा, फर्दर आपके प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा और उसको फिल्दी बना देगा, उसको डिकम्पोज करने लगेगा। नेक्स्ट इसमें आता है ईज ऑफ फैब्रिकेशन। तो ईज ऑफ फैब्रिकेशन ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये जो मटेरियल है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है, जैसे कि मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो ये क्या करता है, किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को अफेक्ट करता है। मैलिएबिलिटी यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी। तो नेक्स्ट आता है इसमें ईज ऑफ फैब्रिकेशन। तो ये क्या करता है, किसी भी मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, क्योंकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या होता है, मटेरियल्स बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे कि कास्टिंग, वेल्डिंग या फोर्जिंग। नेक्स्ट इसमें आता है ईज ऑफ फैब्रिकेशन। ये क्या करता है, किसी भी मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को अफेक्ट करता है। ये वो प्रॉपर्टीज है जिसमें किसी भी मटेरियल को इजीली थिन शीट्स में कट किया जा सकता है, जिसको हम मैलिएबिलिटी कहते हैं, या फिर उनको वायर में कट किया जा सकता है, जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्योंकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें इन सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी मटेरियल को। तो ईज ऑफ फैब्रिकेशन जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है चॉइस ऑफ मटेरियल को। नेक्स्ट इसमें आता है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग जो है आप सभी को पता होगा, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी को ही अफेक्ट करेगा। अगर इक्विपमेंट जो है प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा, तो उसको कंजम्पशन के लिए फिट नहीं रहेगा वो। नेक्स्ट इसमें आता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन भी क्या करता है, डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट क्वालिटी को अफेक्ट करता है, स्पेशली अगर हम पेरेंटल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर ऑफ्थाल्मिक प्रेपरेशंस यानी कि जो आई प्रेपरेशंस होती हैं उनकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उन केस में स्टेरिलाइजेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर इसमें आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है, सिंपली ऑपरेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर वो ट्रांसपेरेंट है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो लास्ट फैक्टर जो इसमें आता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। जो कॉस्ट एंड मेंटेनेंस है फार्मास्यूटिकल प्लांट की वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो दे सके। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द चॉइस ऑफ द मटेरियल फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। मेटल्स में आते हैं आपके फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल में हम यूज़ करते हैं कास्ट आयरन, स्टील और स्टेनलेस स्टील, और नॉन फेरस मटेरियल्स में हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम और लेड। अब नॉन मेटल्स में हम यूज करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें ऑर्गेनिक में आता है इनऑर्गेनिक में आता है ग्लास और ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आता है रबर्स एंड प्लास्टिक। अच्छा, इन सब के बारे में अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की उसको रेफर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है करोजन। करोजन जैसे कि हम सबको पता है ये होता है जंग लगना। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो करोजन क्या होता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग between a metal and environment that changes the properties of the metal and reduces the functionality of the metal। तो करोजन सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है जो किसी भी मेटल या फिर एनवायरनमेंट में होता है, इन दोनों के बीच में होता है, जो कि क्या करता है, मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टीज हैं, उसको वीक कर देता है और उसकी फंक्शनैलिटी को भी कम कर देता है। अक्सर उसको वो सॉफ्ट बना देता है या फिर उस मेटल का वियर एंड टियर होने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं आपके करोजन में।
तो अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ करोजन की। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है करोजन की, वो ये बताती है कि जो मेटल सरफेस है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैकेनिज्म है इन रिएक्शंस का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं या फिर डिफरेंट एरियाज होते हैं एक ही मेटल के पीस पे। तो अगर गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म हो जाती हैं बहुत सारे मतलब अलग अलग मेटल्स में, अगर अलग अलग गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म हो जाती हैं तो उस कोरोजन को कहा जाता है गैल्वेनिक करोजन। और ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम एक मेटल जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें ये सारी रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले करोजन रिएक्शंस ऑन अ सिंगल मेटल, इसमें आता है रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड। फिर आती है करोजन रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स एंड देन करोजन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करोजन रिएक्शन ऑन अ सिंगल मेटल पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होती है करोजन की, उसमें हम क्या करते हैं, एक करोजिव पीस ऑफ मेटल लेते हैं यानी कि आयरन लेते हैं जो कि कोरोडेड होता है, उसमें जंग लगी होती है, और उसको प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या होता है, और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस और सरफेस इम्परफेक्शंस की वजह से क्या होता है, एक कैथोडिक और एक एनोडिक एरिया डेवलप हो जाता है मेटल के अंदर, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज एरिया डेवलप हो जाता है मेटल पे, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस अकर होती है। अब हम देखते हैं कि वो क्या रिएक्शंस हैं। तो पहला होता है रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल और आयरन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव कर जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आयरन क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और ये क्या इंडिकेट करता है, रफ सरफेस अगर होता है तो इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन। फिर आता है इसमें रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री अनायंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं कैथोड की तरफ, जहां पे वो रिएक्ट करते हैं पॉजिटिव आयंस जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। वाटर भी जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, यानी कि H+ और OH- में डिवाइड हो जाता है, और ईल्ड करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है H+ आयन इन द एब्सेंस ऑफ एन एसिड। तो जैसा कि आप कैथोड पे रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, जब सरफेस पे बबल फॉर्मेशन होने लगता है, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है। फिर जो अमाउंट ऑफ मेटल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ मेटल या फिर आयरन जो है वो उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। and number of electrons present in the electrolyte solution depends on the resistance and potential of the galvanic cell। यानी कि उस आयरन पे जितनी भी गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म हुई होती है उसके रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो होता है आयरन प्लस 2H2O यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और ये लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वैसे वैसे क्या होता है, करोजन रेट वो इंक्रीज होता जाता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। और जैसे ही हाइड्रोजन का डिप्लीशन होता है वैसे वैसे वो क्या करता है, कोरोजन रेट को इंक्रीज करता जाता है। और रेट ऑफ कोरोजन सिर्फ उस केस में डिक्रीज होगा अगर हाइड्रोजन गैस का जो एवोल्यूशन है वो मॉडरेट कंसंट्रेशन में होकर हाइड्रोजन गैस जो है धीरे धीरे करके अगर इवॉल्व हो रही है तो सिर्फ उस केस में क्या होता है कि जो रेट ऑफ कोरोजन है वो इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी ऑफ कोरोजन की, जो कि है कोरोजन रिएक्शन बिटवीन मेटल्स, यानी कि जिसको हम गैल्वेनिक कोरोजन भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक कोरोजन में क्या होता है, जो करंट फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे जिंक की थिन लेयर जो है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक मेटल की एक थिन लेयर जो है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो हम रिएक्शंस देखते हैं कि इसमें क्या क्या कर होती है कैथोड और एनोड पे। तो एनोड पे क्या होता है, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है। ये कब होता है, जब भी रफ सरफेस दिखेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि जिंक ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और H2 को रिलीज करता है। ये कब इंडिकेट होता है, जब भी सरफेस पे बबल फॉर्मेशन
होता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन रेट है, यानी कि जिस रेट पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो स्लो होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कम अमाउंट में एक्यूमुलेट होते हैं, कम अमाउंट में इकट्ठा होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, जो कि क्या करता है, रेट ऑफ करोजन को कम कर देता है। इसी को हम कहते हैं कैथोडिक पोलराइजेशन। और इसी की वजह से क्या होता है, एक इंसुलेटिंग लेयर फॉर्म हो जाती है, यानी कि वो लेयर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को रिड्यूस कर देती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होता है करोजन का, उसको या तो पूरी तरीके से बंद कर देती है या फिर उसको कम कर देती है। तो नेक्स्ट यूनिट कोरोजन जो है वो उसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर जो कि रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, जो कि एक्यूमुलेटेड होता है, यानी कि मेटल का जो सरफेस है उस पर इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन लेयर है उसका डिप्लीशन होता है, दैट अलाउस कोरोजन विद अ फास्टर रेट, यानी कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन कम होता है उतनी ज्यादा करोजन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, जो कि लिबरेट करता है वाटर, और कोरोजन जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो रिएक्शन है कैथोड पे, ये एसिडिक मीडियम में अकर होती है, और ऑक्सीजन जो है, अगर एल्कलाइन या न्यूट्रल कोरोजन मीडियम होता है तो उस केस में जो ऑक्सीजन है वो जाके अब्सॉर्ब हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन की। तो एक फ्लो चार्ट दिया गया है, तो जिसमें हम बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कोरोजन कौन कौन से तरीके के होते हैं कोरोजन। सबसे पहला आता है जनरल फ्लूइड कोरोजन, जिसको हम यूनिफॉर्म कोरोजन भी कहते हैं, जो कि दो टाइप्स में डिवाइडेड है, फिजिको-केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। फिर सेकेंड टाइप ऑफ करोजन आता है लोकलाइज्ड फ्लूइड करोजन। थर्ड टाइप जो है इसका स्ट्रक्चरल फ्लूइड करोजन, जो कि फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, ग्रेफाइट करोजन एंड डिसिंकिफिकेशन। फिर लास्ट टाइप ऑफ करोजन जो है वो है बायोलॉजिकल करोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फ्लूइड करोजन क्या होता है। तो इस टाइप ऑफ करोजन में क्या होता है, जो भी मेटल है, जितना भी उसका एक्सपोज पार्ट है उसमें इवनली जो है वो जंग जो है वो स्प्रेड होता जाता है, इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म करोजन भी कहते हैं। तो और ये जो है दो मेन तरीके का होता है, एक फिजिको केमिकल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल। तो फिजिको केमिकल करोजन में क्या होता है, ये मेनली आपका प्लास्टिक और नॉन मेटालिक मटेरियल्स में होता है, और इसका जो मेन इफेक्ट है वो है स्वेलिंग, क्रेजिंग, क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग, यानी कि जो भी आपका मेटल है वो स्वेल कर जाएगा, ब्रेक होने लगेगा और वो सॉफ्टन हो जाएगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन जो है मेनली आपका कुछ स्पेसिफिक मेटालिक सर्फेसेस पे होता है, और ये कब और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैथोडिक से एनोडिक रीजन तक ट्रैवल करती है। नेक्स्ट इसमें आता है लोकलाइज्ड फ्लूइड करोजन। ये जो करोजन है ये कोई भी आपका मेटल है, मेटालिक सरफेस है, उसके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही रहेगी, किसी स्पेसिफिक जगह पे ही रहेगी, और ये बहुत सारे फॉर्म्स में अकर हो सकती है, जैसे कि स्पेसिफिक साइट करोजन। तो स्पेसिफिक साइट करोजन में क्या होता है कि जो वीक जो भी आपका मेटल सरफेस होता है उस पर वीक या फिर डेड स्पॉट फॉर्म होने लगते हैं, या कोई भी आपका रिएक्शन जो वेसल है। तो स्पेसिफिक साइट करोजन में क्या होता है जो भी रिएक्शन वेसल है उसका जो मेटालिक जो भी सरफेस होता है उसमें वीक या डेड स्पॉट फॉर्म होने लगते हैं, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक साइट करोजन। नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रेस इंड्यूस करोजन। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल है या तो वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल अप्लाइड स्ट्रेस की वजह से करोजन जो है वो उसमें होने लगता है, और ये स्ट्रेस किस वजह से होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग, यानी बेंडिंग और पंचिंग के टाइम पे अगर नॉन यूनिफॉर्म यानी कि अनइवन डिफॉर्मेशन होता है उस केस में स्ट्रेस जनरेट होता है। उसके अलावा अगर हाई टेम्परेचर है किसी भी सरफेस का, उसकी अनइक्वल कूलिंग यानी कुछ एरियाज में वो ठंडा है कुछ एरियाज में वो गर्म है, तो उस केस में होता है स्ट्रेस इंड्यूस करोजन। उसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट है मेटल के अंदर, जैसे कि चेंज इन वॉल्यूम, ये अगर होता है तो उस केस में स्ट्रेस अकर होता है। उसके अलावा अगर हाई टेंसाइल स्ट्रेस को अप्लाई किया जाता है मेटल सरफेस पे तो उस केस में भी स्ट्रेस इंड्यूस करोजन अकर हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ करोजन जो होता है वो है स्ट्रक्चरल फ्लूइड करोजन। इसमें क्या होता है कि अलॉय का कुछ कंपोनेंट जो होता है वो रिमूव होके
सोल्यूशन में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है मेटालिक सरफेस की या फिर उस वेसल की, वो जो है रिड्यूस हो जाती है, और जो प्रोडक्ट होता है जो कि कोरोजन की वजह से फॉर्म हुआ होता है वो प्लांट में ही रह जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली जो वेसल होता है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फिर इसमें आता है बायोलॉजिकल करोजन। तो ये जो करोजन होता है ये इंड्यूस करता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सिंस इट इज बायोलॉजिकल करोजन तो हमें इस वर्ड से ही समझ में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये करोजन अकर होता है, और ये क्या करता है, मेटल को डिटीरियोरेट या फिर डिग्रेड कर देता है, इसको इसलिए इसको हम माइक्रोवेल करोजन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे वो है प्रिवेंशन ऑफ करोजन, यानी कि हम जंग जो किसी भी मेटालिक सरफेस में अगर लग जाती है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल। हम ऐसा हमेशा मटेरियल जो है वो सेलेक्ट करें उसको बनाने के लिए जिसके अंदर ऑप्टिमम स्ट्रेंथ हो, टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज हो, यानी कि जो भी टेम्परेचर उसके सामने है उसको वो अडेप्ट कर सके। उसके अलावा उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस जो हैं जो ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा ध्यान में रखते हुए ही मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ द इक्विपमेंट। तो जो बहुत सारी फिटिंग्स हम यूज करते हैं जैसे कि बॉफिल्स, स्टिफनर्स, ड्रेन नोजल्स, और जो लोकेशन है वॉल्स और पंप्स की वो हमेशा कंसिडर करनी चाहिए डिजाइनिंग के टाइम पे, क्योंकि जो इफेक्ट ऑफ कोरोजन है वो इस केस में हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर क्रेवाइसेस को रिमूव कर दिया जाए, क्रेवाइसेस जो होते हैं वो क्रैक्स जो किसी भी सरफेस पे जो क्रैक्स आ जाते हैं उसको हम क्रेवाइसेस कहते हैं। तो अगर उनको हम रिमूव कर दें तो कोरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लिक्विड को कम्प्लीटली ड्रेन कर दें, लिक्विड्स जो प्रेजेंट या मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो सबसे जल्दी कोरोजन को प्रमोट करता है। उसके अलावा क्लीनिंग, अगर प्रॉपर्ली क्लीन है वो सरफेस तो उसमें कोरोजन जल्दी नहीं होगा। उसके अलावा जो भी इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करें, उसका मेंटेनेंस करें, तो उस केस में हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कोटिंग्स एंड लाइनिंग्स। तो अगर हम नॉन मेटालिक कोटिंग्स अगर हम किसी भी सरफेस पे नॉन मेटालिक कोटिंग या लाइनिंग कर दें जैसे कि स्टील पे या फिर अदर मटेरियल्स पे, तो उस केस में हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये हम कोटिंग के प्रोसेस से कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लरिंग एंड ऑर्गेनिक कोटिंग। इसमें क्या करते हैं, जो थिकनेस होती है लाइनिंग की उसको भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑल्टरिंग एनवायरनमेंट। तो अब ये जो फॉलोइंग यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं इनको अगर हम चेंज कर दें तो हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर। तो अगर हम बॉयलर फीड वाटर से एयर को रिमूव कर दें उस केस में हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एरेशन यानी वही अमाउंट ऑफ एयर को रिड्यूस करके हम कोरोजन को प्रिवेंट कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम टेम्परेचर को रिड्यूस करके या फिर मॉइस्चर को पूरे तरीके से एलिमिनेट करके, टर्बुलेंस या फिर जो वेलोसिटी है उसको कम करके, या फिर जो एक्सपोजर टाइम है इन सब चीज़ों को कम करके हम कोरोजन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इनहिबिटर्स को ऐड करके, जो भी करोजिव एनवायरनमेंट अगर उसमें हम इनहिबिटर्स को ऐड कर दें तो हम मेटल कोरोजन को हाईली प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ इनहिबिटर्स के एग्जांपल है क्रोमेट्स, फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स, ऑर्गेनिक सल्फाइड्स एंड कॉपर सल्फेट्स। फिर आता है इसमें पैसिवेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एक्टिव सरफेस को, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो किसी भी मेटल का जो एक्टिव सरफेस है उसको पैसिव बना दिया जाता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, ये मेटल को और ज्यादा करोजन रेजिस्टेंट बना देता है, यानी कि वो जंग इजीली फिर नहीं होने देता है। फिर इसमें आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द गैल्वेनिक एक्शन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो भी गैल्वेनिक एक्शन है कैथोड और एनोड के बीच में जो कि सस्पेंडेड है सॉल्यूशन में, कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है उस पर डिपेंड करता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो मेटल है जिसको प्रोटेक्ट करना है करोजन से उसको एज नेक्स्ट मेथड इसमें आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। इस मेथड में क्या करते हैं, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो मटेरियल मेटल जो होता है जिसको प्रोटेक्ट करना होता है उसको इसको कैथोड बना दिया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिसोल्यूशन है मेटल का वो सपोर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ये क्या करता है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन जो है वो है एनोडिक प्रोटेक्शन। इस मेथड में क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड पोटेंशियल जो है मेटल पे अप्लाई किया जाता है और उसके जो भी रिलेटेड करंट चेंजेस होते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लेवल ऑफ करंट है वो बढ़ता जाता है और जो डिसोल्यूशन है वो भी बढ़ता जाता है। तो अल्टीमेटली यानी लास्ट में यानी कि फिर फाइनली लास्ट में क्या होता है, जो करंट है वो क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाता है और वहीं पे पैसिवाइजेशन अकर होता है। और जो क्रिटिकल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है इसको हम कहते हैं पैसिवेटिंग पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल के ऊपर क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट है वो कम होने लगता है कुछ हद तक, जिसको हम कहते हैं पैसिवेटिंग करंट। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। जितने भी टॉपिक्स मैंने इस फुल बुक रिवीजन में आपको समझाया, आप प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा, उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको डिटेल में भी हमारी जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसको परचेज करके भी इन सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।